आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक टफ दिन, खराब नहीं कह सकते इसे, क्योंकि अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप ठीक ठाक कर रहे हैं, आईटी में शानदार तेज़ी है, लेकिन जो दो बड़े इंडेक्स हम देखते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक, दोनों इस समय काफ़ी प्रेशर में, शायद उस वजह से थोड़ा सा मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा। वैसे आज ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि वन वे डिक्लाइन है, आईटी देखिए कि शानदार रैली है आईटी में। तो खैर लेट्स वेट एंड वॉच। वीरू गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून अनुज। शो की शुरुआत करते हैं वीरू हेडलाइंस के साथ। जी, बाजार में बढ़ा बिकवाली का दबाव, निफ्टी करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा फिसल कर 26,100 के नीचे आया। HDFC बैंक, मारुति, महिंद्रा और भारती ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी आज नहीं दे रहा है, 7,300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दिख रही है बढ़त। IT सेक्टर में शानदार रैली। कमजोर बाजार में भी चमके ज्वेलरी शेयर। अच्छे Q3 अपडेट से करीब 4% चढ़कर लाइफ हाई पर पहुंचा था इनका शेयर। तीसरी तिमाही में ज्वेलरी और कंज्यूमर बिजनेस में करीब 40 से 41% की ग्रोथ, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में करीब 79% ग्रोथ का उछाल संभव। बिग स्टॉक्स में हुआ था आज ठीक सटीक एनालिसिस। अर्निंग सीजन से पहले IT शेयरों में अच्छी खरीदारी, 1.5% ज़्यादा चढ़ा इंडेक्स। JP मॉर्गन के अपडेट के बाद 8% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना टाटा एलेक्सी। साथ ही KPIT और टाटा टेक में भी रौनक, लेकिन ऑटो रियल्टी शेयरों में आज तेज गिरावट। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। मजबूत बिजनेस अपडेट से 14% चढ़कर हीरो ऑफ द डे बना सेंको गोल्ड, लेकिन कमजोर अपडेट से जुबिलेंट फूड्स कमजोर। उधर ChatGPT, ल्यूपिन और इप्का लैब्स में भी रौनक कायम। सिप्ला में 4% की गिरावट। कंपनी की पार्टनर फार्माथेन पर US FDA ने आपत्तियां जारी की। लॉक इन खुलने से मीशो में बिकवाली का दौर। शेयर करीब 5% गिरकर लोअर सर्किट पर। आज 2% एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन हुआ था खत्म। वही रिकॉर्ड हाई से करीब 32% टूट चुका है शेयर। और बजट की तारीख पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी CCPA की बैठक में हो सकता है फैसला। चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और वीरोर में रहेंगे आपके साथ आज इस शो में। और काफ़ी टफ दिन मार्केट के लिए। और वीरू काफ़ी क्रूशल लेवल्स पर हैं। अब हम निफ्टी पर 20 डे पर आ चुके हैं, 10 तो तोड़ दिया हमने, अब 20 पर हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। और आज अगर आप देखें तो लोअर लो और लोअर हाई का दूसरा दिन है। जी हाँ, 4 दिन तक हमने हायर हाई और हायर लो बनाए। कल पहला दिन था लोअर लो और लोअर हाई का, कल जहाँ पर एक क्लियर मार्केट ने एक इंडिकेशन भी दिया लॉन्ग से बाहर निकलने का। अब शॉर्ट करना है या नहीं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप नोटिस करें, मार्केट ख़राब नहीं है, बस ये है कि कुछ 2-3 स्टॉक्स हैं जो रोज़ मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। पहले ITC ने शुरुआत की थी इसकी, उसके बाद HDFC बैंक था, फिर रिलायंस था। आज देखिए आप सिप्ला और मारुति का नंबर आ गया, तो रोज़ किसी ना किसी का नंबर आ रहा है जहाँ पर पिटाई हो रही है। और खासतौर से मारुति का इंटरडे देखिए, एकदम से स्टॉक कोलैप्स हुआ, कोई रीज़न नहीं था, कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन एकदम से स्टॉक कोलैप्स हुआ, करीब 4% के करीब गिरा। और दिक्कत क्या है कि अब हम वापस जो है उस दिसंबर की रेंज में लौटे हैं। तो लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है। वीरो बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून अनुज। आपने सही कहा कि कुछ मिसिंग पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो आपके पूरे मोमेंटम को कोलैप्स करते हैं। अनुज, 2 चीज़ें हैं, देखिए ना आप, अब आज भी आप शॉर्ट करने का मन कैसे बनाएं। एक तरफ निफ्टी IT 1.5% ऊपर, 0.2% ऊपर। बैंक निफ्टी चला, चल के हल्का सा गिरा। फिर जब आप शाम को स्टैट्स देखते हैं तो FIs की सेलिंग विजिबल नहीं होती है, तो वो थ्रस्ट नहीं मिल पाता कभी आपको। अब करें क्या इस अप्रोच पे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि 20 डे में आ गया। अब अनुज, यहाँ पर निफ्टी और निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करना है, क्या व्यू रहेगा इस प्राइस पे? क्या अवॉइड करें? इंडेक्स थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्या इंडेक्स इस पर? देखिए वीरू, जैसा आपने कहा ना, इस समय कहना बहुत टफ है कि
कि मार्केट को हुआ क्या, एकदम से क्यों गिरा है मार्केट। हम कुछ थ्योरीज लगा सकते हैं और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक थ्योरी ये है कि FIS की छुट्टी जब चल रही थी तो दिसंबर के एंड में और न्यू ईयर वाले दिन और उसके अगले दिन हमने ताबड़तोड़ रैली की। वो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन हमने बड़ी रैली दिखाई, ऑल टाइम हाई हिट किया हमने। और उसके बाद जब से वो वापस आए हैं तब से वॉलेटिलिटी लौटी है। लेकिन दिक्कत क्या है, वो डेटा में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। FI के कैश मार्केट के नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल हल्का सा भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे रत्ती भर इसको। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर, निफ्टी के लिए 26,100 को बचाना वीरू बहुत ज़रूरी है और बैंक निफ्टी के लिए 59,800 इस लेवल को बचाना काफ़ी ज़रूरी है इस समय, क्योंकि अगर इन लेवल्स के आप नीचे गए वीरू तो मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन जो है वो डीप हो सकती है। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ गिर रहा है। आप देखें अगर बाज़ार में तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, और अगर आपने ठीक ठाक स्टॉक्स सुबह भी लिए तो ठीक ठाक रिटर्न्स भी बने हैं। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ। एक तो है टाइटन और सेनको, जो आज सुबह हमने एनालाइज भी किया था। टाइटन अभी भी देखिए डे हाई के काफ़ी करीब है। सेनको तो सुबह 6-7% ऊपर खुलने के बाद अब आई थिंक 13 या 14% ऊपर हो गया है। तो क्लियरली ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। आज सुबह हम टाटा एलेक्सी की स्पॉटिंग की थी हमने, जब वो टाटा टेक पर ट्रेड आया था। उसके बाद टाटा एलेक्सी का चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट सर्किट हिट करने को तैयार है, अपर सर्किट हिट करने को तैयार है। 10% के करीब की यहाँ रैली हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, मार्केट में गेनर्स भी हैं। बस ये है कि कुछ 3-4 बड़े स्टॉक्स की वजह से मार्केट गिर रहा है। अच्छा, एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, एडवांस डिक्लाइन भी कोई बेरिश नहीं है, 1:1 का है। थोड़ा सा खराब है 1:1 से, 1334 के मुकाबले 1580, लेकिन किसी भी एंगल से आप इसको बुरा नहीं कहेंगे। अगर आप F&O के भी ब्रेथ देखेंगे तो मोर और लेस इवन स्टीवन ही है। जितने बढ़ने वाले शेयर हैं उतने गिरने वाले शेयर हैं। अगर आप NSE के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे तो एक्चुअली 12 में से 9 गेनिंग साइड पर है। बस एक वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक और HDFC बैंक वो रेड साइड पर है। बाकी ऐसा नहीं है कि सब काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे गेंस भी हैं और अच्छे डिसेंट गेंस हैं। IEX देख लीजिए, ग्रो देख लीजिए आप। तो थोड़ा सा इस समय मार्केट में एक कहीं ना कहीं एक कुछ पेच फंसा है। कहाँ फंसा है बस यही पता करना है, तो कोई अच्छा मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। चलिए वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हुआ थोड़ा सा ये बता दीजिए आज F&O में। बिल्कुल आता हूँ अनुज पे। कुछ और मुद्दे हैं जिससे बातचीत हम करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक फ्यूचर रखें। देखिए, वाइट गुड सेगमेंट कुछ स्पेशल है इसमें, कभी हेवल्स, कभी वोल्टास, कभी ब्लू स्टार, रोज बरोज। आज हेवल्स ने 15-19 यानी अपने सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट कर दिया। वीकली पर, डेली पर, कहीं पर भी देख लीजिए, बेहद ही शानदार चार्ट। इवन आप कुछ देर के लिए अगर आप मंथली को देखें, हालांकि अभी वो चार्ट्स देखने में काफ़ी समय है, बट इसने बड़ा एक जोन पार किया। पूरी जनवरी 2025 से लेकर अब तक की पूरी सप्लाई को अगर आप देखें पार करके वोल्टास रखे रहते साहब। आज इट्स आई थिंक वोल्टास डे हाई पर ट्रेड करता हुआ मल्टी मंथ ब्रेकआउट वोल्टास वेल सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स एंड ऑप्शन राइटर्स। 1% OI बिल्डअप यहाँ पे हुआ। दूसरा मैं रखूंगा और वो है फार्मा में, लोअर ट्रेजेक्टरीज में। एक बार लेके आइएगा आप 2305 पे मैनकाइंड फार्मा, रिवर्सल कैंडिडेट, बहुत ही स्ट्रांग मूव। और इसका 7 नवंबर का एक ब्रेकडाउन पॉइंट था, एक गैप था वहाँ पे, और उसके बाद इसने एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया 2300 पर। बहुत ही अट्रैक्टिवली प्लेस्ड मैनकाइंड फार्मा, एक इसको रखूंगा यहाँ पर। और एक मतलब मैं यहाँ पे टाइटन की यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूँगा। अभी भी हायर लेवल्स पे ये पूरा का पूरा स्पेस जो है, सेक्टर जो है बस कर रहा है। 4296 बिल्कुल अगर आप देखें तो इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, वेल सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। करीब 8% OI बिल्डअप हुआ और 7 लाख शेयर का बिल्डअप यहाँ पे देखा गया। खैर अनुज, मैंने स्टॉक्स तो मेंशन कर दिए, लेकिन मैं अभी लेवल्स पे आना चाहूँगा। निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेवल्स के अनुसार कैसे अप्रोच करें? मोटे तौर पे बात तो ही हमारी, लेकिन लेवल्स रह गए अभी। लेवल्स करेंगे अनुज। बिल्कुल, देखिए लेवल्स रह गए थे बात करने। वीरू, एक चीज़ मैं बताऊं, अभी जिस लेवल पर हम हैं वही मेन लेवल है 26,100, और उसी के आसपास फलक्रम ढूंढना है आपको। 26,000 से 26,050 पर अब अगला बड़ा सपोर्ट है। दिक्कत क्या है, हमारी रेंज क्या थी पूरे दिसंबर में? 25,700 से 26,200। 25,700 से 26,200 की वो रेंज थी, जिसका मिड पॉइंट था करीब 25,950। तो बस मेरा डर ये है कि हम वापस उस लेवल तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर वापस उस लेवल तक पहुंच गए
तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अच्छा, ये चार्ट जो है 1 महीने का चार्ट देखिए निफ्टी का, ये कितना इंटरेस्टिंग है। ये अप डाउन लेकिन है अपवर्ड फेसिंग ही, थोड़े थोड़े करके गेंस ही आ रहे हैं और प्री बजट रैली की भी एक उम्मीद रहेगी। तो जब तक आप सॉर्ट ऑफ 25,950 26,000 अगर इसके ऊपर है तो होप रहेगी। हाँ, आप रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 26,100 से 26,200 के बीच में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, बैंक निफ्टी में आज बहुत डिसअपॉइंटिंग सेशन है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अब तक होल्ड कर रहा था, आज बैंक निफ्टी ने फिर लोअर लो बनाया है और लोअर हाई भी बनाया है और 59,844 आई थिंक कल का लो था, आज का लो 59,760। तो अब अगला बड़ा सपोर्ट 59,500 पर है और उसके बाद फिर 59,000 पर सीधा। लेकिन लेट्स सी। अच्छा, बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन एक बार वापस देखिए, कुछ तो HDFC बैंक में दिक्कत है क्योंकि वरना 3 दिन तक ये स्टॉक रोज़ इस तरीके से नहीं करेगा और इतना प्रेशर नहीं डालेगा। एंड बियॉन्ड अ पॉइंट ICICI बैंक भी कभी ना कभी जाके हाथ खड़े कर देगा। कब तक वो सिंगल हैंडेडली सपोर्ट करेगा? 127 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक ने करा है। आज हालांकि SBI भी थोड़ा सा वो फाइट से बाहर हो गया इस वजह से, तो खैर रेजिस्टेंस रहेगी 60,000 पर। लेकिन मुझे जो आज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक लगा है ना वीरू, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, वो है मारुति। जिस तरीके से आज मारुति गिरा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि कुछ तो मार्केट कुछ बड़े स्टॉक्स में शायद नर्वस है इस समय। बड़े स्टॉक्स में नर्वस है और स्पेशली जिनमें बड़े मूव आए हैं। और याद रखिएगा मारुति अगस्त के बाद सब्सटेंशियल मूव दे चुका है। अनुज, ये कोई लेवल्स की बात है, बट आज जिस स्पेस के पीछे स्ट्रेंथ खड़ी है, वॉल्यूम्स खड़े हैं, ट्रेडर्स के इंटरेस्ट खड़े हैं, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को देखिए आप। लोग टाइटन, अनुज, नंबर्स कैसे लगे और क्या वो दौर जिसमें गोल्ड को लेकर सबसे बड़ा मूव आया, जो ज्वेलरी की जो डिमांड थी, उनका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, नंबर्स कैसे लगे और ये तेजी क्या सस्टेन करेगी? क्या ये स्टॉक्स नई ट्रैजेक्टरी में जाने को तैयार है क्या? देखिए वीरू, स्क्रीन तो कह रही है ये, क्योंकि इतनी वीक मार्केट में भी अगर स्टॉक्स डे हाई पर हैं और ख़ासतौर से सेनको, और नंबर्स कहीं ना कहीं आपको बयां कर रहे हैं ये बात कि ये पूरी की पूरी स्पेस जो है वो शानदार है। ख़ासतौर से सेनको के नंबर्स तो बहुत ही ज़बरदस्त थे और मुझे हैरानी नहीं है कि स्टॉक करीब 12.5% ऊपर है। पर आई थिंक एक सेंस बन रही है लोगों में कि मार्केट में तो पैसा बन नहीं रहा, कम से कम गोल्ड एंड सिल्वर में ही पैसा बन रहा है, वहीं पर अभी रहते हैं। क्योंकि बहुत लोग कॉल कर रहे हैं कि अब बस गोल्ड एंड सिल्वर में टॉप हो गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और अगर आप टाइटन के भी नंबर्स देखें तो जिस तरीके से सिर्फ प्लेन गोल्ड कॉइन्स, सिक्कों की जो बिक्री बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि इस स्पेस में क्लियरली थोड़ा सा ट्रस्ट है। फिर एक और स्पेस की बात मैं करना चाह रहा था, वो था निफ्टी IT। मेरे ख्याल से अगर आपको याद होगा, जब हम ये साल शुरू किया था तो मैंने एक डार्क हॉर्स के तौर पर TCS की बात की थी। अब पता नहीं मुझे कि ये सिर्फ प्री रिजल्ट बिल्डअप है या कुछ और है, लेकिन आज जिस तरीके से IT ने कम बैक किया है और जबकि रुपी डे हाई पर है, उसके बावजूद IT जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वीरू पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप वीरू, और मैं आपको फटाफट आज के रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद आपके पास चलेंगे और कार्यक्रम का क्रम समझ लेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में टाटा एलेक्सी है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद F&O का टॉप गेनर है। हालांकि उनका जो टारगेट है उससे काफ़ी ऊपर है ये, लेकिन शानदार और ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। सेनको आज का हीरो ऑफ द डे, शानदार अपडेट्स के बाद इसमें मैसिव मूव्स यहाँ पर आते हुए। और इसके अलावा टाइटन, ये भी एक शानदार स्टॉक है जहाँ पर Q3 अपडेट्स शानदार थे और ज्वेलरी और कंज्यूमर बिजनेस में 40 to 41% की ग्रोथ आई। फिसड्डी स्टॉक्स में जहाँ तक बात है, वहाँ पर सिप्ला, इनके पार्टनर पर जो US FDA ने आपत्तियाँ जारी की हैं, उसके बाद ये स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आई। और मीशो देखिए वीरू, यहाँ पर भी सुबह से लोअर सर्किट लगाया और अपने हाई से अभी स्टॉक करीब 32% गिर चुका है। और एक जो 2% का शेयरों का एंकर लॉक इन था, वो यहाँ पर ओपन हो रहा है वीरू। जी मीशो मैं पता नहीं अनुज, जो दूसरा प्रश्न था ना वो ये लेने वाला था। ये 2025 चला गया है ना, लेकिन ये सीख हमें IPO के लिए कुछ देगा ना अनुज? 100%। मैं तो देखिए क्या होता है ना, या तो आपका अच्छे IPO में अलॉटमेंट लग जाए। आप पिछले 4-5 साल के अच्छे से अच्छे IPO उठा के देख लीजिए, या तो आपको अलॉटमेंट लग जाए। इवन LG जैसा IPO जो इतना शानदार IPO था और एकदम वैल्यूएशन के बहुत ज़्यादा कंफर्ट के साथ आया था,
लिस्टिंग के बाद पैसा नहीं बना है आपका। जहां लिस्ट हुआ वहां अगर आपने चेज किया तो पैसा नहीं बना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2 साल से ऊपर हो गए हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, लिस्टिंग के बाद पैसा नहीं बना है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, ये देखिए। और एक्चुअली ऑलमोस्ट आधा हो गया है लिस्टिंग के बाद से। टाटा टेक आज इसमें बहुत बड़ी रैली हुई है, टाटा टेक, और ये मैं सिर्फ ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप वाले IPOs के नाम ले रहा हूँ, बाकी मैं उनमें तो आ ही नहीं रहा। वो स्टैनली और लक्ष्मी डेंटल और बकवास जो भी थे उनमें तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ, है ना। वो मतलब उनको तो आप डब्बे में फेंकिए, वो तो मतलब उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मतलब। और इसीलिए मैंने एक अभी 2-3 दिन पहले जो व्यू लिया था, हालांकि काफ़ी वो वायरल भी हुआ था, कि किसी भी IPO को चेज़ मत करिए इस साल। पिछले साल के आपके पास बतेरे एग्जाम्पल हैं, मेरे ख्याल से 2-3 IPO को छोड़ दें, उसके अलावा किसी में भी आप लिस्टिंग के बाद अगर ले रहे हैं तो पैसा नहीं बना। अगर आपकी अलॉटमेंट लग गई किस्मत से आपके और आपने लिस्टिंग गेन बुक कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा पैसा नहीं बना है। देखिए मीशो के केस में मैं ये कहूँगा, लेकिन मीशो के केस में मैं ये ज़रूर कहूँगा, मीशो एक अच्छी कंपनी है, जैसा मैं सुबह भी कह रहा था, और मीशो में पोटेंशियल काफ़ी है, लेकिन किसी भी एंगल से इतनी जल्दी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप शायद मीशो डिजर्व नहीं करती थी। इस वजह से वो 254 से वो वापस 173 आया है। अभी भी अपने इशू प्राइस से काफ़ी ऊपर है ये स्टॉक, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। यहाँ पर भी केयरफुल रहिए। अक्सर अमूमन हम इस कार्यक्रम में एक बात करते हैं डेरिवेटिव ट्रेडर्स, FNO ट्रेडर्स की, वीकली एक्सपायरी को मत चेज करिए, डेरिवेटिव्स में अपने रिस्क को कम करिए। एक उदाहरण IPO मार्केट भी है, ये बीता हुआ 2025 इस बात का एक बड़ा उदाहरण है। खैर, मैं कार्यक्रम का क्रम रखता हूँ आपके स्क्रीन पर। इस कार्यक्रम में जो क्रम है और साथ ही साथ जिस प्रकार से आज के मेहमानों का लाइन अप है, देखिए शुरुआत हम करेंगे, जो पैनल है उसमें प्रकाश का बसर होंगे और मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, चंदन थापड़िया, विकास सालुके और आशीष कयाल, और फंडामेंटल नोट पर बातचीत करेंगे गौरांग शाह जी से, और उसके बाद बात करेंगे सिप्ला। आज डेरिवेटिव लूजर्स के क्रम में सबसे ऊपर खड़ा हुआ है सिप्ला। वो फैक्टर क्या है जिसके चलते ये क्रैक आया। आशीष से बात करेंगे JP मॉर्गन ने जो अपग्रेड किया है टाटा टेक और टाटा एलेक्सी को, आज दोनों काउंटर्स में अच्छा खासा मूव है। कैश कॉल्स लेंगे। फिर मंगरम से बात करेंगे, ये जो सोना जो चमक रहा है, और अब अर्निंग्स में अगर आप देखें टाइटन ने जो किया, कल्याण ने जो किया, सेंको ने जो किया, वो क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे, 4 का चौका आएगा, और आशीष से बात करेंगे उसके बाद मीशो पे, और साथ ही साथ इंडियन होटल्स। मीशो की एक क्रैक होती हुई स्टोरी और इंडियन होटल्स पे फ्रेश पर्सपेक्टिव किसका आया कि स्टॉक क्रैक हुआ। बिग मार्केट वॉइसेस में होंगे फिरोज अजीज, ज्वाइंसी और नरेटिव वेल्थ के। यतन से बातचीत करेंगे डीलिंग रूम चेक को लेकर, डीलर्स का बिलीव क्या है, उसके बाद BTST ट्रेड, और उसके बाद हम बात करेंगे ये अनुज से कल की रणनीति पर क्या करें थर्सडे के सेशन के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए पीरू शुरुआत करते हैं, फिर हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर, बताइए इस वक्त का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। सुबह से मुझे IT क्षेत्र अच्छा लग रहा था, तो अब मुझे IT क्षेत्र से अच्छा लग रहा है वो साइंट 1178 के आसपास ट्रेड कर रहा है। साइंट स्टॉप लगाएंगे करीब 1164 का, तो करीब 14 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट इज 1200 रुपीज। ये स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर है साइंट में। ओके, साइंट मिड कैप IT में 1178 पे अगर आप देखें तो आपका बाय कॉल है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, मैनकाइंड फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इनवर्स रेजिस्टेंस पैटर्न का ब्रेकआउट है और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मैनकाइंड निकला है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 2400 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 2274 2274 का स्टॉप लॉस, 2400 रुपए के टारगेट, ये कैश लेवल्स है। 2300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 64 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 44 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2300 वाले कॉल ऑप्शन में, और 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, अब राजेश सातपुते के पास चला जाए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरी नजर ओरेकल फाइनेंस के चार्ट के ऊपर है। जिस तरह से ये पैटर्न बन रहा है, इट्स बुलिश एनगल्फिंग, और इसका अगर मैं सही ठहरा तो इसका टारगेट बनेगा पोजिशनली 8250 का। लेकिन हमें स्विंग ट्रेड लेना है, तो इसका पहला रेजिस्टेंस आता है करीबन 8050 पे से 8100। तो 8050 8100 के टारगेट के लिए OFSS बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 7750 का। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा OFSS में। ओरेकल फाइनेंशियल्स आपका बाय कॉल, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 1% ओवर शेड। विकास जी से चलते हैं, अगला प्रश्न
उनकी स्टॉक्स को लेकर पूछते हैं। विकास जी गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखो मेरा स्टॉक जो है जेएसडब्ल्यू स्टील है, यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। कल थोड़ा सा प्रेशर में बिल्ड होते हुए देखने मिला था। 1170 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है। 1240 के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिले। आज पूरे दिन में इंट्राडे में एक अच्छा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने मिला और मुझे लगता है वो कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो 1250 का टारगेट ऊपर आते हुए देखने मिलेगा, 1170 का स्टॉप लॉस रहेगी। ओके, आशीष कयाल जी के पास चला जाए। आशीष जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। हाँ देखिए, आज सुबह से ही आईटी में काफी हलचल है और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना एक ऐसा स्टॉक है जहां पर एक मल्टीपल सपोर्ट जोन से रिवर्सल दिखा रहा है। वॉल्यूम्स आज के दिन में अच्छे खासे पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो गुंजाइश है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में एक अच्छा रुझान देखा जाए, यहाँ से अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है, बाय किया जा सकता है। टारगेट है 1040 का और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा 955 का। ओके, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना आपका बाय कॉल है। चलते हैं कि टेक्निकल कॉल्स का क्रम जो है वो पूरा हो गया और अब चलते हैं फंडामेंटल कॉल की तरफ। गौरांग जी मौजूद हैं हमारे साथ। गौरांग नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, है तो बाजार थोड़ा सा अगर आप देखें स्केप्टिकल हायर लेवल्स पे, कभी आईटी में क्रैक, आज बैंक निफ्टी बैकफुट पे आ गया, बट मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी ठीक ठाक है। क्या चूज कर रहे हैं आप? अर्निंग्स और क्वार्टरली अपडेट्स में क्या पसंद आया? आज की कॉल क्या होगी आपकी? धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम जो है उनके तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं तो संभवतापूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो देखिए, अनुमान ये बिजनेस अपडेट और जो भी आए, मेरे ख्याल से एफएमसीजी क्षेत्र के बैंकिंग एनबीएफसीज के सकारात्मक आए अब तक जो भी आए हैं। एडवांस टैक्स के आंकड़े भी मेरे ख्याल से बहुत जल्द हमें देखने मिलेगा। एक विकल्प जो हमने ढूंढा है वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से दिग्गज कंपनी एचडीएफसी एएमसी। दूसरी तिमाही के नतीजे देखने के पश्चात और अब क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज जो है वो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से हो जाएगा, अनुमान है कि जिस प्रकार से रुझान रहा है शेयर बाजार में और जिस प्रकार से लोगों की रुचि बढ़ी है, एचडीएफसी एएमसी एक विकल्प है लंबी अवधि के लिए। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। नजरिया मेरे ख्याल से अगर आपको लंबी अवधि का रखना है, कम से कम 1.5 से 2 साल का रखेंगे तो काफी अनिवार्य होगा। ओके, बिल्कुल एचडीएफसी एएमसी यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें। हाँ गौरांग जी गुड आफ्टरनून। एएमसी तो ठीक है, ये बैंक को क्या हुआ है? मेरे ख्याल से जिस प्रकार से एचडीएफसी बैंक के जो बिजनेस अपडेट आए हैं अनुज भाई, मेरे 2 दिन पहले आए थे मेरे ख्याल से, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से थोड़ी नीचे के तरफ के दायरे और बिकवाली, मेरे ख्याल से एफएनओ सेगमेंट में भी शॉर्ट बिल्टअप हुआ था, ऐसा मुझे सुनने में मिला था। लेकिन मैं ये छोटी मध्यम अवधि की बिल्कुल बात नहीं करूंगा अनुज भाई। देखिए, एक इतिहास रहा है एचडीएफसी बैंक का, और खास करके वो जब 2 महारथियों का विलय हुआ था तब तो नगारे और ढोल बज रहे थे बाजार में, एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक विलय की बात को लेकर के, और फिर एक सुस्त कारोबार होता हुआ दिखा। लेकिन मैं मानता हूं कि एक सक्षम और मजबूत निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक है, मैनेजमेंट को लेकर के कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। खाली एक ही है, ये छोटी मध्यम अवधि में शायद थोड़ी बहुत परिस्थिति नकारात्मक हो सकती है। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय है अनुज भाई, एज अ डिस्क्लोजर। ओके, लंबी अवधि के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की राय है, लेकिन चार्ट पे कैसा प्लेस चाहिए स्टॉक? गाबा सर, एचडीएफसी बैंक 7% गिर चुका है पिछले कुछ दिनों में। यस, दुख तो हो रहा है, लेकिन टेक्निकली जो ब्रीच नहीं होना था लेवल, वो ब्रीच चुका, वो 980 हजार में पता नहीं क्यों रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन अब इसमें वीकनेस है। अब ट्रेड करें 948, क्या ये लो लेवल देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, 925 भी पॉसिबल है, 900 भी पॉसिबल है। ये 3 दिन की जो गिरावट है एचडीएफसी बैंक में, ये किसी बड़े प्लेयर्स ने बेचा है, इसमें और भी जब तक इसमें गिरावट रुकेगी नहीं, अप्पू का सोच भी नहीं सकते, अब तक तो वीक है एचडीएफसी बैंक। और डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग पोर्टफोलियो। ओके, चलिए अब काम करते हैं, बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की। टाटा टेक, टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टेक। शानदार तेजी इनमें, खासतौर से टाटा एलेक्सी में। क्यों?
ये जानते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और इन तीनों स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस थोड़े से बुलिश हो रहे हैं, खासतौर पर टाटा टेक और टाटा एलेक्साई। बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पर अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं और इसी के चलते पूरे सेक्टर में चमक नजर आ रही है। अब दरअसल जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। पहले जो अंडरवेट की रेटिंग थी, अब यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी गई है और साथ में टारगेट प्राइस भी आप देखें तो यहाँ पर बढ़ाया गया है। जो टाटा टेक पर पहले टारगेट 570 रुपये का था, अब इसे बढ़ाकर 710 रुपये कर दिया है। और सिमिलरली टाटा एलेक्सी यहाँ पर देखें तो 4000 रुपये से अब 800 रुपये से टारगेट बढ़ा दिया है, 4800 रुपये का टारगेट दे दिया है। और वहीं केपीआईटी टेक पर देखें तो ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1400 रुपये का टारगेट दिया है। और ये कह रहे हैं कि इस सेगमेंट में आप देखें तो अब डिमांड के ग्रीन शूट्स विजिबल नजर आ रहे हैं। और OEM जो है, यानी जो कंपनीज हैं, वो भले ही धीमी गति से, लेकिन जो डिमांड के ट्रेंड्स हैं इसमें ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और ये सेगमेंट कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रहा था कि इन तीनों कंपनीज की मेजर रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आती है। मिसाल के तौर पर आप देखें तो केपीआईटी टेक के लिए तो सबसे बड़ा सेगमेंट है, 100% के करीब की जो इनकी रेवेन्यू है इसी सेगमेंट से आती है। टाटा एलेक्साई की तकरीबन 55% है और टाटा टेक की 82% है। लेकिन इसके साथ कुछ और ग्लोबल डेवलपमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग साइड पर देखने को मिल रहे हैं। और सभी जानते हैं कि ये जो तीनों कंपनीज हैं, ये सेल्फ ड्रिवन कार, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी जो होती है इसके ऊपर काम करती हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने का काम करती हैं और यहाँ पर ग्लोबली बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आप देखिए तो एनवीडिया ने एक ओपन सोर्स AI मॉडल लॉन्च कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जिसके चलते जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं ये हकीकत बन गई हैं। और एनवीडिया की जो CEO है वो कह रहे हैं कि ये इस सेगमेंट के लिए एक चैट GPT मोमेंट है, जहां पर फिजिकल AI अब अपने डेवलपमेंट को पूरी तरीके से दिखाएगा। और साथ में मर्सिडीज बेंज की जो CLA कैटेगरी वाली गाड़ियां हैं, अब इसी साल से इस AI का इस्तेमाल करके वहां पर सेल्फ ड्राइविंग कार जो है लॉन्च हो सकते हैं। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर में बज़ देखने को मिल रहा है और सभी स्टॉक्स में शानदार तेजी है। आशीष, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने कि इस तेज़ी के पीछे का कारण क्या है। गौरांग, आप अभी आशीष को सुन भी रहे थे, आपका टेक क्या है? और टाटा एलेक्सी को देखिए, टाटा टेक को देखिए, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे टाटा एलेक्सी इस वक्त करीब 10% ऊपर। हालांकि ये CY25 में परफॉर्मर नहीं रहा। मेरे ख्याल से इसने जून 2022 में एक हाई लगाया था 11,000 का, उसके बाद ऑलमोस्ट 23, 24, 25 जो था वो रिट्रेसमेंट में ही निकल गया। पर एट दिस प्राइस आई थिंक 5896 आपका व्यू क्या है इस सेगमेंट पे? देखिए वीरेंद्र, सही फरमाया आपने। ना तो सिर्फ टाटा एलेक्सी लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज भी। मेरे ख्याल से टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर का IPO का दाम, फ्लोर प्राइस जो ऊपर की तरफ था वो 685 के आसपास या 700 के आसपास था। दोनों ही काफी बड़े अंडर परफॉर्मर्स। और पहले खरीदारी की राय थी टाटा एलेक्साई में लंबी अवधि के लिए, लेकिन जो नकारात्मक परिस्थिति पिछले साल खड़ी हुई है उसको देखते हुए हमारी जो पहले खरीदारी की राय थी उसको हमने तब्दील करके बिकवाली की राय दी है। और मेरे लिए बुनियादी तर्क के आधार पर अनिवार्य ये होगा कि नतीजों में किस प्रकार से सुधार होता है, क्योंकि पिछला पूरा साल दोनों ही कंपनी को लिए नतीजों के आधार पर काफी नकारात्मक था। तो फिलहाल तो बिकवाली की राय है टाटा एलेक्साई। एलेक्सी पे आपकी बिकवाली की राय है। अच्छा, टाटा टेक की बात रही, सुबह सुबह राजेश सतपुर जी ने पिक किया था और बहुत अर्ली, अगर आप देखें स्टेज में इसको पिक भी कर दिया था। राजेश जी, मूव अच्छे हैं इसमें और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में भी ट्रेड कर रहा है। और मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा था सुबह सुबह कि क्या 100 डेमा की सप्लाई को ये एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि पिछले कुछ इंस्टेंसेस में नहीं कर पाया था बट आज कर रहा है। मान लीजिए कोई इसको पोजिशन ही रखना चाहता है तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होगा और अभी नेक्स्ट टारगेट क्या खुल रहा है? वीरेंद्र जी, देखिए, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखें तो आपका कन्विक्शन बढ़ता है। एक कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद का पहला मूव, अब इसका रेजिस्टेंस कहाँ आएगा? देखिए, 100 DMA आपका डेली चार्ट पे आता है, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे चले जाते हो तो आपका रेजिस्टेंस आता है करीबन 710 से लेके 720। तो वही अगर डेली चार्ट पे जाओगे तो वहां पे वीकली 200 वीक्स मूविंग एवरेज आता है 720 के आसपास। तो स्विंग टारगेट होगा 720 का। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई डिप भी मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा आपका 655 का। होल्ड रखे 690, जैसे ही कटेगा, जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा 710 से 720 का टारगेट अनफोल्ड होगा। मैं अभी भी मानता हूं काउंटर अच्छा है, इट्स ए होल्ड और यू कैन से इट्स ए बाय फॉर।
ओके, सो होल्ड इट्स अ बाय ऑन टाटा टेक। चलिए अब बात करते हैं सिप्ला की। आज निफ्टी का टॉप लूजर सिप्ला, क्यों? यदि गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सिप्ला के शेयर्स में लगभग 5% का दबाव आप देख रहे हैं और क्लियरली यहाँ जो फैक्टर है वो यूएस एफडीए की गाज है इनके पार्टनर के ऊपर। यूएस एफडीए ने फार्माथेन इंटरनेशनल करके कंपनी है जो ग्रीस बेस्ड है। इस यूरोपीय कंपनी जो सिप्ला के लिए बहुत सारे ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके ऊपर जो यूएस एफडीए का एक्शन आया है उसमें इनके प्लांट पे 9 आपत्तियां पाई गई हैं और ये 9 आपत्तियां क्वालिटी रिलेटेड हैं, डेटा इंटीग्रिटी रिलेटेड हैं, जिससे शायद सिप्ला का जो बड़ा ड्रग है जो यूजुअली बहुत सारे प्रोसेसेस में काम आता है यूएस मार्केट्स में, इसके प्रोडक्शन पे असर डालती हुई नजर पड़ेगी। इनफैक्ट सिप्ला में अगर आप देखें तो ये जो यूएस एफडीए की इशू है उससे सिप्ला के सबसे ज़्यादा बड़े यूएस ड्रग को इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो लैब कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इनके जो कंटेमिनेशंस पाए गए हैं, उससे शायद प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट हो जाएगा और शायद यूएस एफडीए का फर्दर एक्शन फॉर्म 483 के बाद जाता हुआ नज़र पड़ेगा। तो यूएस एफडीए की वजह से शायद सिप्ला के पार्टनर को दिक्कत और इसीलिए सिप्ला की यूएस अर्निंग्स पे असर होता हुआ नज़र पड़ रहा है, जिसके कारण स्टॉक में अभी भी 4% की कमजोरी बनी हुई है। बिल्कुल, सिप्ला में 4% कमजोरी। इतनी शुक्रिया। इस पर एक व्यू लेते हैं। आशीष जी, टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक सिप्ला का? देखिए अभी फिलहाल प्रेशर बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर और यहाँ पर मेरे ख्याल से टेक्निकली थोड़ा सा वेट करना होगा। वीकली क्लोज इसका अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये सपोर्ट जो था इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 1475 का, उसको भी ब्रीच करके अगर ये क्लोज इस लेवल पे हो जाता है 1466 के आसपास तो शॉर्ट टर्म में दबाव बन सकता है। स्टॉक नीचे में करीबन 1420 लेवल तक जा सकता है और ऊपर में जो आज का गैप एरिया है उसे फिल करना होगा 1520 का। तो 1520 का रेजिस्टेंस है 1420 के टारगेट्स के लिए। ओके, गौरांग जी, आपका क्या व्यू है सिप्ला पर? निवेश बनाए रखने की राय है, कवरेज है, हमारी सकारात्मक नजरिया है अनुज भाई। और मेरे ख्याल से इसके पहले भी भारत में स्थापित फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर फॉर्म 483 को लेकर के दिक्कतें आई थी और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को लेकर के खास ये आपत्तियां जताई गई थी यूएस एफडीए द्वारा। मेरे ख्याल से छोटी मध्यम अवधि में थोड़ा बहुत दबाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में ये जो भी समस्या खड़ी हुई है निर्णायक तरीके से इसका निवारण निकल करके आएगा, ऐसा हमारा मानना है। ओके, सिप्ला पे ये गौरांग जी का टेक इस बीच। देखिए इट्स अ टेक्निकल ब्रेकडाउन, नो डाउट अबाउट दैट कि 1470 का मतलब क्या है कि आप इस वक्त अगस्त 25 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं सिप्ला पे। और एक ऐसे दिन जब याद रखिएगा निफ्टी फार्मा जो है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जनवरी 2025 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा था। आज एक क्लियर कट ब्रेकआउट का केस था इन फार्मा। लुक एट टोरेंट फार्मा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। क्या मूव है, 3.5% ऊपर, 4081 ऑल टाइम हाई। लुक एट एल्केम 2.5% ऊपर, शानदार मूव यहाँ पर, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। तो फार्मा में बहुत अच्छे मूव थे। ग्लेनमार्क को देखिए आप, और बस आज सिप्ला इस फैक्टर के चलते आज बैकफुट पे आ गया। लेकिन मानस दो चीज़ें देखिएगा स्क्रीन पे जो विजिबल है, जस्ट एक ट्रेड पर्सपेक्टिव से। एस फैक्टर दैट एसआरएफ एंड सोलार इंडस्ट्रीज, सोलार एक क्लियर कट ब्रेकआउट देता हुआ इस स्पेस पे। आपकी नजर गई क्या इस पर और कोई टेक आपका यहाँ पर? देखिए सोलार में बिल्कुल नजर गई थी 2 दिन पहले जब स्टॉक ने अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। आज क्योंकि स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है, उसके ऊपर निकल रहा है, आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 13,800 के आसपास का हो सकता है। तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 12,900 के स्टॉप लॉस के साथ। एसआरएफ में थोड़ा वेट करेंगे अभी भी। आई थिंक एसआरएफ ये सही है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसल रहा है, लेकिन जो ब्रेकआउट लेवल है वो 3110 का है। अगर 3110 के ऊपर निकलेगा तो 3080 के स्टॉप लॉस से वहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। चलिए पैनल में चंदन जी भी जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनकी ट्रेड ले लेते हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। देखिए बाजार 2-3 दिन से थोड़ा सा वापस कंसोलिडेट और प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, बट सेलेक्टिव सेक्टर स्टॉक्स में अच्छा मूव है। तो अगेन सेक्टर स्पेसिफिक ही और स्टॉक स्पेसिफिक ही यहाँ पे वर्क करेंगे। मैं यहाँ पे फोकस करूंगा गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे, मन्नापुरम फाइनेंस। देखिए कहीं ना कहीं जो मार्केट में मेजर मूव है वो मेटल माइनिंग और गोल्ड सिल्वर रिलेटेड काउंटर्स में हो रही है और मन्नापुरम फाइनेंस में काफी अच्छा सेटअप बना है। लगभग पिछले 9 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में एक छोटा सा पोल एंड फ्लेग का पैटर्न बना है और हाई टॉप हाई बॉटम के जो मेजर ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। तो मन्नापुरम फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी, इमीडिएट बेसिस पे खरीदें।
सपोर्ट रहेगा 310 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे लगभग 330 के। के चलिए अब एक काम करते हैं, कैश मार्केट कॉल्स ले लेते हैं। हमारे साथ हैं गावा सर, राजेश सातपुते जी और आशीष कयाल जी। गावा सर बताइए आपका कैश मार्केट कॉल। ध्यान है हुंडे पर। हुंडे ट्रेड करे 2346 पर, ब्रेकआउट मिला है और स्टॉप लगाए करीब 2331, करीब 15 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा करीब 2400। आते दिनों में स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है हुंडे, बाय एंड होल्ड हुंडे। हुंडई 2347। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आज मारुति गिरा है, आज हुंडई अच्छा कर रहा है। हुंडई 2348 पर, और ये वो स्टॉक है जिसके इस बार नंबर से बाजार थोड़ा सा इम्प्रेस नहीं हुआ था, तो आज ये सारे जिसके ऊपर आके ट्रेड करता हुआ हुंडई मोटर्स। 2400 का लक्ष्य आपका यहाँ पर है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के चार्ट के ऊपर एक बेहतरीन प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है यहाँ पे। 637 करंट मार्केट प्राइस है। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो स्विंग आएगा वो करीबन 650 से लेके 660 तक आना चाहिए। 637 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस होगा 627 का पीएनजी। पीएन गाडगिल। आशीष कयाल जी, आपकी ट्रेड? देखिए इक्का लैब में यहाँ पर बाय साइड की राय होगी। यहाँ पर 2 दिन से स्टॉक काफी अच्छा मूव दिखा रहा है और काफी कंसोलिडेशन के बाद में इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम्स के साथ में, तो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट यहाँ पर आता है। पैटर्न का जो टारगेट ऊपर में आता है वो 1580 का इक्का लैब में। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1450 का। ओके, इक्का लैब 1505 पे बाय कॉल आपका। स्ट्रॉन्ग मूव इक्का लैब में। निफ्टी समहाउ अभी तक अगर आप देखें जो लो रहा वो 20 डे में रहा, तो 20 डे में को इसने होल्ड किया। लेट्स सी आखिरी के 1 घंटे में क्या करता है। अभी 1 घंटे का समय बाकी है, बट मैं एक स्टॉक को देखा था जिसमें पुट राइटिंग बहुत ज़ोरों से है। कल भी हमने इसका जिक्र किया था, आज भी मैं दोबारा कर रहा हूँ। और मैं अब ये जो प्रश्न है वो अल्टीमेटली चंदन से लेता हूँ। चंदन, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है हॉस्पिटल स्टॉक्स में। लुक एट अपोलो हॉस्पिटल्स। अब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि क्या गजब की पुट राइटिंग है लोअर स्ट्राइक्स इस पे। इस रिवर्सल को आप लोग चेस कर रहे थे क्या फोर्टिस और अपोलो के? और एक बात बड़ी क्लियर है कि इस बार बाजार बहुत सेलेक्टिव है हॉस्पिटल स्टॉक्स में। लुक एट मैक्स लोस को ब्रीच कर रहा है, बट इस बार अपोलो, इस बार फोर्टिस अच्छा कर रहे हैं। आपका टेक इस स्पेस पे? बिल्कुल देखो, काफी दिनों के बाद में फार्मा काउंटर में वापस रंगत लौटी है और मेनली फार्मा में देखोगे तो ग्लेनमार्क, लुपिन, इन सब में मुंह आया है। अब आप हॉस्पिटल्स नेम की बात करें तो अपोलो अच्छा है, जबकि फोर्टिस और मैक्स है वहां पे थोड़े से डल मुंह देखने को मिला है। और सबसे अच्छी बात है एक मेजर रिवर्सल के पैटर्न मिला है, वो भी मैकेनिकल इंडिकेटर के बुलिश डाइवर्जेंस के साथ। और डेटा सेटअप के हिसाब से पुट राइटिंग हो रही है, इंडिकेट कर रही है कि स्विंग बनने चाहिए। ऑलरेडी जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेट हो चुका है वो हायर स्विंग को इनवाइट कर रहा है। मेरे हिसाब से 7320 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 7650 तक के स्विंग बनने चाहिए। तो मौजूदा लेवल से 3-4% के स्विंग बने जा सकते हैं। इनफैक्ट 7500 की कॉल को भी इस शॉर्ट कवरिंग स्विंग के लिए प्ले किया जा सकता है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स। फिर क्या करें, समझ तो आ नहीं रहा कुछ, क्योंकि मैं आई थिंक जब से हम 2 बजे एंटर किए थे स्टूडियो में, वहीं पे हैं, वहीं जहाँ 2 बजे थे एग्जैक्टली। 26,090 पे एंटर कर रहे थे, हेडलाइन पढ़ ली, आधा प्रोग्राम खत्म हो गया, सारी कैश कॉल्स पूरी हो गई। बट 26090। पर डिफेंस में एक मूव आ रहा है अनुज। अभी ये सोलार का जिक्र किया था, लेकिन सोलार में क्या मूव आया है? 13420 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। एक व्यू लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पे मैं आऊँगा। बट गौरांग जी, ये इस वीकेंड पे, लास्ट वीकेंड पे जो घटना घटी, उसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे आप इसे दबे स्वर में कहें या फिर जोरों शोर से कहें। और तब से ही डिफेंस स्टॉक्स में एक बड़ा मूव हुआ है। सोलार, BL, HL। अभी आपको क्या लग रहा है, I mean, ये इवेंट क्या फिर एक बड़े थ्रेशोल्ड के तौर पे काम करेगा इन स्टॉक्स के लिए, डिफेंस स्टॉक्स के लिए? मैं तो डंके की चोट पे कहूंगा, दबी हुई आज में तो हमने कभी सीखा ही नहीं है इस प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए, या फिर अपनी जो राय है वो रखने के लिए। और यही बुद्धिमानी जीव थे जो पिछले वर्ष शांति दूत पुरस्कार पाना चाहते थे, नोबेल पीस प्राइज। अब वो सब हवा हो गया,
खैर, और अब ये बातें भी सुनने रहा है कि बाकी कुछ लैटिन अमेरिकन देशों पर भी ये आक्रामक परिस्थिति योजना बना रहे हैं कुछ हरकत करने के लिए। जब कभी भी वीरेंद्र और हमने रक्षा क्षेत्र को लेकर के पिछले कई सालों से एक सकारात्मक सा नजरिया रखा है। हम ये नहीं चाहते कि इस प्रकार की परिस्थिति पूरे विश्व भर में खड़ी हो। हमारी सोच और विचारधारा ये है कि भारत जो पूर्ण तरीके से निर्भर था कुछ सालों पहले, जहां तक रक्षा क्षेत्र का सवाल है या फिर रक्षा क्षेत्र की आधुनिकीकरण का सवाल है, हम इंपोर्ट करते थे बड़ी बड़ी मात्रा में। और पिछले कुछ सालों में जब से ये एफडीआई इन डिफेंस एंड प्राइवेट प्लेयर इन डिफेंस की नीति जो सरकार ने लगाई, उसके फलस्वरूप हमने बहुत सारी सरकारी कंपनियों के आईपीओ भी आते हुए देखे रक्षा क्षेत्र की, और वो आईपीओ ने बहुत ही मजबूत मुनाफा कमा के दिया है और अब भी कमा रहे हैं। तो विचारधारा वही है कि आने वाले भविष्य में, और मैंने हमेशा ही कहा है वीरेंद्र कि अगर आप आखिरकार सोच समझ के थोड़ा अभ्यास करके रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, तो आप कृपया करके नजरिया 3 से 5 साल का रखें, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट बनाते हैं डिफेंस के लिए, वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसीजन, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का रिजल्ट है। ऐसा नहीं होता है कि इनको ऑर्डर आज मिला और कल सुबह वो प्रोडक्ट बना करके दे दिया। मास स्केल प्रोडक्शन को भी टाइम लगता है, एक प्रोटोटाइप बनता है, उसका टेस्ट होता है, उसको फिर अनुमति दी जाती है और फिर मास स्केल प्रोडक्शन। बीईएल, मसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, एमटार टेक्नोलॉजीज, इन सब कंपनियों पे बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और निजी कंपनियां जो रक्षा क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, जहां पर भारत फोर्ज और एलएनटी, इन दोनों पर भी खरीदारी की राय है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीशो की। जी हाँ, आज ये स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पर है। क्यों, आशीष से जानते हैं। आशीष बताइए। बिल्कुल, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज तो 5% का लोअर सर्किट लग गया, लेकिन खास बात है कि अपने हाई से अब ये 32% नीचे है। हाल ही की लिस्टिंग है और ऑलरेडी 32% की गिरावट देखने को मिल रही है। 18 दिसंबर को 254 रुपये का हाई लगा था और मुझे याद आता है कि तब एक प्रोमिनेंट ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट भी आई थी। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दरअसल आज फ्रेश सेलिंग का कारण ये है कि ऑलमोस्ट 2% इक्विटी यानी 11 करोड़ शेयर, जिनकी वैल्यू तकरीबन 2000 करोड़ निकल कर आती है, इसका लॉक इन यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर इसके बेस्ड की सेलिंग आपको देखने को मिले और इसका जो अगला चरण है ये 8 मार्च को खुलेगा। कुछ और एंकर लॉक इन्स खुलेंगे, लेकिन खास बात ये कि स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। जब लिस्ट हुआ था तब काफ़ी बड़ा हाइप था, ऑलमोस्ट 82 गुना से ज़्यादा का ओवर सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था स्टॉक को। और लिस्टिंग के बाद से शॉर्ट स्क्वीज़ का एक कहीं ना कहीं खबर निकल कर आई थी और ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने भी ट्वीट कर बताया था कि किस प्रकार से शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला। स्टॉक में एक बड़ा रन अप, लेकिन हाई लगने के बाद लगातार गिरावट यहां पर देखने को मिली और अब अपने हाई से 32% नीचे है स्टॉक। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। तो जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ऐसे कई फैंसी आईपीओस हैं जिनमें अगर आप लिस्टिंग के बाद का मोमेंटम चेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क रहेगा। आप इसी चीज़ को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ वीरू। हालांकि एक तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आईपीओस, और एक बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। अभी जो हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग में, एक इंसान 30 साल के एक इंसान है, उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा गंवाए। इनकी महीने की इनकम थी 2,85,000 रुपये। 2,85,000 रुपये महीने की इनकम एक 30 साल के नौजवान के लिए एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल बिताने के लिए काफ़ी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब 2 करोड़ से ज़्यादा का लॉस सोचिए आप, और उसको पूरा करने के लिए लगातार उन्होंने लोन लिया और ज़्यादा नुकसान हुआ। और अब भारी कर्ज और ईएमआई एट द एज ऑफ 30, और अब उन्होंने ट्रेडिंग बंद की है और ये भी कहा है कि अब वो डिफ़ॉल्ट करेंगे और सेटलमेंट करेंगे। कोई तो ऑप्शन है नहीं उनके पास। और फिर उसके बाद ट्रेडिंग को छोड़कर वो आगे एक स्टेबल लाइफ जीने की बात कह रहे हैं। और 27 लाख का पर्सनल लोन है वीरू, 28 लाख का ओडी है, 8 से 9 लाख का एनबीएफसी का लोन है। एनबीएफसी का लोन आप जानते ही हैं किस इंटरेस्ट रेट पर होता है, और 12 लाख क्रेडिट कार्ड का बकाया है। सोचिए, क्रेडिट कार्ड एक ना नॉर्म होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सबसे ख़राब कुछ टाइम चल रहा हो, उसमें आपको पैसा चाहिए, उसमें भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा मत लीजिए कभी भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वहीं पर होता है और पेनल्टीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ थोड़ा लोगों को ये बोलना कि अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा हिस्सा एफ&ओ में कभी मत लगाइए। अब बहुत लोग कहेंगे कि आप खुद एफ&ओ गुरुकुल करते हैं। जी हाँ, करते हैं, लेकिन वो देखिए फिर वही बात है कि एफ&ओ ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है। दिक्कत क्या होगी, लोगों ने इसको कसिनो बना दिया है। अगर आपने कसिनो ही समझना है ना, तो कसिनो से तो आज तक कोई पैसा जीत के आया नहीं है।
वो तो कसिनो नहीं जीतना है पैसा वापस, कसिनो बना देंगे तो यही होगा। तो इसके लिए उधार लेकर ट्रेडिंग कभी मत करिए, जल्दी अमीर बनने का लालच छोड़िए, टाइम लगता है अमीर बनने में, और थोड़ा सा बस पेशेंस के साथ काम करिए। F&O ट्रेडिंग पर से बुरी नहीं है, लेकिन अगर आपका लॉस हो रहा है लगातार तो कहीं ना कहीं मार्केट के उस मैसेज को समझिए कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट आपके लिए नहीं है, वहाँ से आप जरा हटिए और कहीं और जाइए। एक सीख जनाब, 2 करोड़ रुपए गवाए, उसके बाद ये लॉस में भी आ गए, और जैसे कि बता के NBFC का, क्रेडिट कार्ड का, बैंक कोडी, तो जनाब जरा देखभाल की F&O ट्रेडिंग। और दो मुद्दे छड़े हमने याद रखिएगा। 2025 हमको महंगे IPOs को सेकेंडरी मार्केट में चेज ना करने का उदाहरण एक पेश करता है, और दूसरा अगर आप देखें जो अनुज ने पेश किया। पर अनुज, एक बार जरा आप देखिए IEX को। अनुज, IEX को कैसे ट्रीट करना चाहिए? 155, नाउ इट्स क्रॉसिंग 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। अनुज, अगर ये, क्योंकि मामला अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी एपीलेट ट्रिब्यूनल में है, मैं ये कहूँगा कि अगर ये जजमेंट ये आए या फिर CRC अपना आदेश वापस ले, लाइकली अगर आप देखें सर्कमस्टेंसेस हो, तो इस स्टॉक पर क्या रिएक्शन होगा? एक सेंस क्या कहता है? देखिए वीरू, 201 से ये स्टॉक गिरा था और 120 तक आया था, क्योंकि वो पावर कपलिंग वाला मामला जो हुआ था उसकी वजह से। अब ये मामला कोर्ट में है, ध्यान रखिएगा। कल सबसे पहले CNBC आवाज़ ने ही दर्शकों को बताया था जो कोर्ट में एग्जैक्टली हुआ था उसके बारे में, लेकिन अभी भी ये मामला, इसमें एक पेज और बचा है, वो फ्राइडे को क्लियर हो जाएगा। वो एक सिंपल कल एक ट्रेड थी कि एक सेंस बन रही थी कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में था अगर आपने एक कॉल ऑप्शन लिया होता उस समय जब वो कोर्ट की हियरिंग चल रही थी उसके बेसिस पर। अब इस लेवल पर अगर आप चेज कर रहे हैं, अब फ्राइडे को वाकई में अगर CERC ने वापस ले लिया, हो सकता है 201 तक वापस ना जाए, लेकिन एक बार के लिए 160-170 तक चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन कहीं बाई चांस मामला उल्टा हो गया तो फिर वापस गिरने का भी एक रिस्क रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब आप अगर इस ट्रेड में थोड़ा और अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा, आज का लो या जो भी आप समझे उस हिसाब से। लेकिन कल की जो कोर्ट की डेवलपमेंट थी वो क्लियरली एपीलेट ट्राइब्यूनल की वो पॉजिटिव थी, इसकी वजह से ये स्टॉक भागा था, और सबसे पहले आपको CNBC आवाज़ नहीं बताया था। चलिए अब बात करते हैं आज के सेक्टर ऑफ द डे की। जी हाँ, गोल्ड, ज्वेलरी लिटरली शाइनिंग आज। Q3 कारोबार अपडेट सभी के शानदार आए, टाइटन, कल्याण और सेनको, खासतौर से सेनको के तो ज़बरदस्त थे। मंगलम से सारी डिटेल्स देते हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून। तो लोग चेस कर रहे हैं गोल्ड के इस मूव को ज्वेलरी के थ्रू? बहुत तगड़ी तरह चेज कर रहे हैं अनुज, अगर मैं कहूँ तो, बिकॉज हर बेस पे आप टाइटन का साइज देखें, कल्याण का साइज देखें, सेनको का साइज देखें, ये सारी कंपनीज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कारोबार हुआ है। टाइटन अगर आप देखें तो डोमेस्टिक जो बिजनेस है उनका 38% ग्रोथ किया, जो ज्वेलरी बिजनेस है वहाँ पर करीब 40% ग्रोथ आया है। टाइटन के इंटरनेशनल बिजनेस जो स्मॉल बेस है उनका, उस पर भी उन्होंने 79% ग्रोथ देखा है। वो इंटरनेशनल स्टोर्स अपने खोल रहे हैं कई सारी जगह। इंपॉर्टेंटली टाइटन का अगर आप देखें तो जो उनके मेन स्टोर्स हैं, तनिष्क, माया, जोया, ये सारों में 40% का ग्रोथ दिखा है। एट द सेम टाइम अगर आप उनके कैरेट लेन के बिजनेस को भी देखें तो वहाँ पे 42% का ग्रोथ दिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टाइटन ने कहा है ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस जो 60-65% बढ़े थे उस वजह से जो एवरेज कस्टमर वैल्यू है वो बढ़ गया है, बट एट द सेम टाइम जो बायर ग्रोथ है वो एब्सोल्युटली फ्लैट है और वो पॉजिटिव है। अगर आप कहोगे कि बायर जो पिछले साल थे और इसी साल भी उतने ही है तो वो पॉजिटिव कैसे? क्योंकि एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि इस भाव पे नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाएंगे टाइटन के, कम नहीं हुए बल्कि बढ़े। और थर्ड क्वार्टर सीजनली इतना स्ट्रांग है क्योंकि इसमें ही आपके पास धनतेरस था, दिवाली थी और एट द सेम टाइम अर्ली वेडिंग सीजन के भी जो सेल्स थे वो सारी चीज़ें थी। और कई लोगों ने जो सेकेंड या फर्स्ट क्वार्टर में अपने गोल्ड परचेजेस को पोस्टपोन किए थे वो थक के डर के गोल्ड थर्ड क्वार्टर में उन्होंने खरीदना चालू किया। और टाइटन की ये बात है तो आप सोचिए बाकियों का क्या होगा। कल्याण ज्वेलर्स, वहाँ पर भी आपको बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने मिला। कल्याण ज्वेलर्स के इंडियन बिजनेस में 42% ग्रोथ लेड बाय 27% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। और वहाँ पर भी उनका जो कैरेट लेन वर्जन है कैंडियर, वो स्मॉल बेस पर करीब 147% बढ़ा। तो एक दूसरा ज्वेलरी बिजनेस में नया ट्रेंड इमर्ज होता हुआ दिख रहा है कि अब जो लग्जरी ज्वेलरी है, हाई प्राइस ज्वेलरी है, वो एक तरह से ग्रोथ उसका ट्रेंड प्रिडिक्टेबल हो चुका है। द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ फॉर ज्वेलरी कंपनीज विल कम इन फ्रॉम
मिड प्राइस्ड लोअर वैल्यू ज्वेलरी जो अडॉर्नमेंट के लिए पहनेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी जाएगी। तो वो टाइटन के लिए पहले कैरेट लेन हुआ करता था, कल्याण के लिए कैंडियर है, और टाइटन ने अब लैब ग्रोन डायमंड के लिए एक नया जो बिजनेस बनाया है बियॉन्ड, वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। और फाइनली सेनको, आपने कहा सेनको के बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं इस बार, पर ये याद रखिएगा कि फर्स्ट हाफ में उनके सेल्स इतने फीबल थे कि लोगों को ये डर था कि उन्होंने जो 20% गाइडेंस दिया था वो मैच होगा या नहीं। वेल कम्स थर्ड क्वार्टर और उन्होंने 51% ग्रोथ दिखाया है अपनी बिजनेस में, तो ना कि वो गाइडेंस मैच होगा। कंपनी ने आज ही CNBC TV 18 पर अपना गाइडेंस बढ़ा दिया, 20 से 25% के ऊपर कर दिया। और उनकी सबसे बड़ा फायदा उनका यह है कि 60% जो गोल्ड है उनका हेज्ड है, जो 40% है वो हेज्ड नहीं है। तो उन 40% पे उनको इन्वेंट्री गेन्स भी मिलेंगे। इस वजह से उन्होंने अपना मार्जिन गाइडेंस भी 7% से 7.5% कर दिया है बढ़ाकर। उनका भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 39% रही है। सो इसके लिए हम बिग मूव देख रहे हैं टाइटन, सेनको एज वेल एज कल्याण में। बस एक फाइनल पॉइंट वैल्यूएशंस की अगर आप देखें तो टाइटन आज की तारीख में 70 टाइम्स FY27 प्राइस टू अर्निंग्स पे है, कल्याण ज्वेलर्स 33 टाइम्स और सेनको 18 टाइम्स। अब आप इसे ये मत समझिए कि कौन सा स्टॉक महंगा है या कौन सा सस्ता है। स्ट्रीट अपने हर कंपनी को अपने पेडिग्री के हिसाब से मल्टीपल्स दे रही है। हमेशा से टाइटन प्रीमियम पे ही रहा है, कल्याण हमेशा से टाइटन के डिस्काउंट पे और सेनको कल्याण के भी डिस्काउंट पे। तो ये वैल्यूएशन पिक्चर है। शुक्रिया मंगलम। तो ये है आज की इसकी वैल्यूएशन पिक्चर्स। स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम। मंगलम ने सही कहा कि भले ही फ्लैट ग्रोथ रही हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, लेकिन वो भी पॉजिटिव है क्योंकि पिछले साल अगर गोल्ड 86,000 पर था, इस साल 1.5 लाख पर है, उसके 1,40,000 पर है, फिर भी लोग जा रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि काफ़ी ट्रैक्शन है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। चंदन जी, मानस जी और आशीष जी हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। चंदन जी बताइए आपका ट्रेड। बिल्कुल, मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा कुछ IT रिलेटेड काउंटर्स पे, और उसमें मेरे रडार पे रहेगा विप्रो में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस देखने को मिला है, और इस वीक में लास्ट वीक के एग्जैक्ट सपोर्ट को रीटेस्ट करके रिकवरी के मोड देखे जा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं थोड़े अपमूव बनने चाहिए। तो यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ 270 की कॉल, जो हल्की सी आउट ऑफ द मनी कॉल है। यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगी, लगभग अभी ₹5.90 ₹5.95 के आसपास चल रही है खरीदे। ₹4 का सपोर्ट होगा, ये कॉल ऊपर में ₹10 तक के टारगेट छूती हुई नजर आनी चाहिए। तो विप्रो की 270 की कॉल में खरीदारी की सलाह रखेंगे। विप्रो 270 की कॉल, आप IT में एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आपका ट्रेड। तो देखिए, मनापुरम पे खरीदारी करनी है। मनापुरम तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 320 वाला कॉल ऑप्शन ₹8.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको ₹5.5 का लगा के रखना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और ₹16 के टारगेट सेट करना है। ओके आशीष जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड। देखिए, HCL टेक बाय साइड की राय होगी। यहाँ पर स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिखाया है और आज हम देख सकते हैं कैसे IT सेक्टर में से सभी स्टॉक्स पार्टिसिपेट करे। HCL टेक के ऑप्शन पे खरीदी की जा सकती है। 1640 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 39.80 के आसपास अभी चल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा ₹28 का और टारगेट ₹60 का देख सकते हैं। ओके, HCL टेक्नोलॉजी 1640 का कॉल ऑप्शन, यानी ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं ऑप्शंस वो डेडिकेटेड हैं IT की तरफ। IT पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। अब एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको 4 का चौका का क्रम बता देता हूँ, क्योंकि आने के तुरंत बाद ये 4 ट्रेड्स आपके सामने रखे जाएंगे। मानस सस्ता ऑप्शन रखेंगे आज का, राजेश सतपुते जी आज का FNO सुपरस्टार, 4 का चमत्कार चंदन तापड़िया जी और मिड कैप फंडर गौरांग जी। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ओके चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए IEX के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। IEX ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि यहाँ से भी शायद 10 से 12 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो IEX का 155 वाला कॉल ऑप्शन ₹9 पे ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी करनी है। ₹5.90 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और ₹17 के टारगेट सेट करेंगे। IEX 155 की कॉल, याद रखिएगा IEX जो है वो अब 200 डे को स्ट्राइक कर रहा है। 155 यही भाव है। शानदार मूव यहाँ पे। राजेश जी आपका फिर सुपरस्टार।
फिर जी देखिए एम्फेसिस BFL, एम्फेसिस पे नजर है मेरी। मुझे लगता है 2940 2960 तक का स्विंग मिलेगा। 2880 के आसपास चल रहा है, तो लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। 2860 का स्टॉप लॉस होगा और बाय करेंगे एम्फेसिस लिमिटेड फ्यूचर। एम्फेसिस लिमिटेड फ्यूचर्स। चंदन जी, आपका ट्रेड चार्ट का चमत्कार के लिए? बिल्कुल, मैं नॉन एफएनओ काउंटर की तरफ जाऊंगा। ईवी रिलेटेड काउंटर्स में काफी अच्छे बॉटम बन के रिकवरी है और स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो यहाँ पे फोकस रहेगा जेबीएम ऑटो। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 670 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, खरीदे। सपोर्ट रहेगा 652 का, ऊपर में 700 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, जेबीएम ऑटो 670 पे आपका बाय कॉल। और गौरांग जी, आपका मिड का फंडा क्या रहेगा आज? वीरेंद्र जी, मिड कैप फंडा के रूप में हमने न्यू एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में से एक कंपनी है पीबी फिनटेक, इसका आज चयन किया है लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। मेरे ख्याल से जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे थोड़े सीमित लग रहे हैं और लंबी अवधि के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है। नम्र विनंती है कि शुरुआत कीजिए इस स्तर पे और गिरावट पर जुड़ते जाए और नजरिया थोड़ा बहुत लंबा रखें। ओके, पीबी फिनटेक आपका बाय कॉल। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। मानस ने पिक करी 155 की स्ट्राइक, आईएक्स की बाय कॉल ऑप्शन था। उनके बाद ट्रेड आया राजेश सतपुते जी का, और राजेश सतपुते जी का ट्रेड रहा आज, झुकाव था उनका आईटी पे। राजेश सतपुते जी ने जो ट्रेड पिक किया 2940 का लक्ष्य यहाँ पे एम्फेसिस पे मिड कैप आईटी में। चंदन जी ने जेबीएम ऑटो को पिक किया ऑटो स्पेस में, अगर आप देखेंगे वो, और मिड कैप में, और करीब करीब 700 का लक्ष्य यहाँ पर। और गौरांग जी ने अभी आज पीबी फिनटेक पिक किया आज की मिड कैप फंडा कॉल। निफ्टी 26,113, तो बहुत ही ब्यूटीफुली अगर आप देखें ठीक प्रिसाइसिवली 20 डेमा का लो लगाने के बाद एक पुल बैक है। और मैं एक चीज़ देख रहा था कि बैंक निफ्टी ने जो गोता लगाया था वो भी थोड़ा सा 10 डेमा के आसपास जाके अगर आप देखें रिवर्सल में तब्दील हो गया, बट टुवर्ड्स क्लोज अगर आप शक्लो सूरत देखें एचडीएफसी बैंक की, तो आपको बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आएगी। एचडीएफसी बैंक आज 200 डेमा के नीचे है। और चंदन, क्या फीलिंग आ रही है आपको, आप लोगों ने, मतलब मोतीलाल ओसवाल में आप लोगों का व्यू क्या है इस वक्त? ये सडन कोलैप्स क्या 25 सितंबर के लोज जो कि 941 के आसपास अलाइन है, वो एक मीनिंगफुल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, या फिर उसके भी वायलेट होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए बाजार में निफ्टी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ऑल टाइम हाई बनाए, बट 3 इंपॉर्टेंट चीज हुई। आईटीसी ने ब्रेकडाउन दिया, रिलायंस ने फेलियर ब्रेकआउट दिया, और एचडीएफसी ने भी अपना जो एक लगभग पिछले 13 दिन का रेंज था उसका ब्रेकडाउन दिया बिलो 975। तो स्ट्रक्चर थोड़े वीक हो चुके हैं, और 3 बड़े दिग्गज काउंटर के जब सेटअप डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी वजह से इंडेक्स भी थोड़ा एक अपसाइड कैप रहेगा, भले ही बाय ऑन डिक्लाइन रहे। ओवरऑल तो यही मानना है कि अपसाइड केप हो रहा है, सस्टेन कॉल राइटिंग हो रही है। नीचे की तरह इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 930 और 900, ऊपर में अब मेजर हर्डल का काम करेगा 970 975। ओके, एचडीएफसी बैंक पर ही आपका टेक है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए चलेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं कि हम जब लौटेंगे तो बात करेंगे अपनी प्री बजट कॉल सुबह भी, और इनफैक्ट क्लोजिंग के शोज में भी हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं जो कार्यक्रम में आते हैं उनसे उनका जो फंडामेंटल व्यू और टेक्निकल व्यू है बजट के पर्सपेक्टिव से क्या ठीक लग रहा है उनको चेस करने के लिए। इसी लिहाज से आज आशीष कयाल जी से और गौरांग जी से बात भी करेंगे उनकी बजट कॉल्स को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है। ओके, चलिए मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है आज, लेकिन एक चीज़ देखिए, मिड कैप इंडेक्स में आज शानदार तेज़ी है, और इनफैक्ट अब मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर आया। और एक बार स्मॉल कैप भी रखिएगा जरा, देखते हैं स्मॉल कैप क्या कर रहा है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। स्मॉल कैप भी अब डे हाई पर है। और एडवांस डिक्लाइन की लाइन देखिए जब हमने शो की शुरुआत की थी तो एडवांसेस वर्सेस डिक्लाइंस के फेवर में थे, लेकिन अभी उस लाइन ने फिर क्रिस क्रॉस किया है, और ये एक अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि ओवरऑल मार्केट ख़राब शायद इतना नहीं है, वो बस निफ्टी में 3-4 स्टॉक्स रोज़ कहीं ना कहीं से प्रेशर डाल रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट है। खैर, एक और स्टॉक की बात करते हैं, एक बार इंडियन होटल्स लेकर आइए। इंडियन होटल्स ने आई थिंक अब करीब 1-1.5 साल हो गया चलना बंद कर दिया है स्टॉक ने। पहले एक समय पर काफ़ी शानदार मूव्स आते थे इसमें। मॉर्गन स्टैनली की रेटिंग डाउनग्रेड के बाद आज थोड़ा सा प्रेशर है स्टॉक में। आशीष से सारी डिटेल्स लेते हैं। आशीष, बताइए। मॉर्गन स्टैनली का डाउनग्रेड देखने को मिला है, और दिन के दौरान देखें तो 2-3% की गिरावट थी, थोड़ा सा ऑफलोज हुआ है ये स्टॉक। लेकिन दरअसल जो पहले ओवरवेट की रेटिंग थी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ पर ये इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं। 811 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है, लेकिन कॉमेंट्री के लिहाज से देखें तो कंफर्ट नजर नहीं आएगा।
ये कह रहे हैं कि ग्रोथ तो ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन प्रीवियस जो हाई बेसिस थे उसके मुकाबले अब ग्रोथ की रफ्तार बड़ी धीमी पड़ चुकी है। ये बता रहे कि जो रेवपार की साइकिल है, यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, इसके हिसाब से देखें तो कोई बड़ी अपसाइड अब यहाँ पर नज़र नहीं आती। जो डोमेस्टिक होटल है यहाँ पर 9 से लेकर 10% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जो रूम रेट्स हैं ये 8 से लेकर 9% बढ़ सकते हैं, और ऑक्यूपेंसीज में अब ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, 1% की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। और स्टैंडअलोन बेसिस पर देखें तो जो रेवपार है इसमें 8% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब ग्रोथ की रफ्तार बड़ी धीमी होती जा रही है। प्रीवियस ईयर्स का जो बेस है बड़ा हाई देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते मान रहे हैं कि ओवरऑल जो ग्रोथ है यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 10% देखने को मिलेगी। अब क्योंकि ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो रही है तो इन्होंने अपने ईपीएस के एस्टिमेट्स में भी कटौती की है, और ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से 3% की कटौती कर दी। लेकिन इस रिपोर्ट की हाईलाइट अगर आप देखें तो यही नजर आएगा, क्योंकि ये भी स्टॉक ऐसा है जो प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है। टीटीएम बेसिस पर देखें तो ऑलमोस्ट 60 टाइम्स का पी है, लेकिन अब अगर ग्रोथ की रफ्तार धीमी होती है तो स्टॉक के लिए चिंता का कारण है, और शायद इसी के चलते देखें तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में डाउनग्रेड आया है। ओके, एक्चुअली डाउनग्रेड यहाँ पर आया है इस समय मॉर्गन स्टैनली का इंडियन होटल्स पर। प्री बजट पिक्स ले लेते हैं। प्री बजट पिक्स के लिए आशीष जी और गौरांग जी हैं। गौरांग जी, पहले आप बताइए आपकी प्री बजट पिक क्या रहेगी? अनुज जी, फार्मा क्षेत्र पर थोड़ा बहुत झुकाव ज्यादा है, और फार्मा क्षेत्र में से एक मझौली कंपनी है मैनकाइंड फार्मा, इसका चयन किया है हमने बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। और हमें लग रहा है कि बजट में शायद इस क्षेत्र को लेकर के, चिकित्सा क्षेत्र को लेकर के, डायग्नोस्टिक सेक्टर को लेकर के थोड़ा बहुत रुझान सकारात्मक आने की संभावना लग रही है। और बाकी अगर आप देखने जाए तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रचलित है, काफी अच्छा मार्केट शेयर है, और R&D के तहत नए प्रोडक्ट्स भी काफी सारे हैं जो लॉन्च करेंगे आने वाले समय। मैनकाइंड, इसी कार्यक्रम में 2 बार इसका उल्लेख हो चुका है। ये मानस की भी कॉल थी ये। आशीष जी, आपकी प्री बजट पिक क्या है? क्या बजट के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा लग रहा है आपको चीज करने के लिए? देखिए, हीरो मोटो कॉर्प है, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न तो अच्छा बना ही है, लेकिन एक और चीज जो सोचने वाली ये है कि जो बजट में एक्सपेक्टेड ये डिस्पोजेबल इनकम वापस से इंक्रीज इन दी हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स पे देख सकते हैं। और खास करके 2 व्हीलर सेगमेंट पे अभी भी हीरो मोटो कॉर्प ने अभी ऊपर का ब्रेकआउट पेंडिंग है। हमने बजाज ऑटो देखा, टीवीएस मोटर्स देखा, हीरो मोटो कॉर्प भी कैचअप करना चाहिए। तो यहाँ पर हीरो मोटो कॉर्प पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है यहाँ पर 7,200 के देखे जा सकते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, और स्टॉप लॉस 5,500 का लगाना होगा। ओके, चलिए, तो हीरो मोटो कॉर्प ये हो गई आशीष जी की पिक। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट के लॉन्ग टर्म चर्चा के लिए आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज अजीज जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या व्यू बन रहा है इस समय। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून और हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक इस साल में हमारी ये पहली कॉन्वर्सेशन है, हालांकि आपसे मैं मिला था कल जब आप ऑफिस आए थे, लेकिन ऑन एयर हम पहली बार बात कर रहे हैं। इस साल के लिए आपका आउटलुक क्या है मार्केट को लेकर? नमस्कार अनुज सर, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ऑन एयर पहली बार मिल रहे, सही कहा, कल मेरा सौभाग्य था कि आई बम्प्ड इनटू यू। कमिंग टू, देखिए, मेरे हिसाब से मीन रिवर्जन की अच्छी खासी संभावना है। अगर आप इंडियन मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं रिलेटिव टू दूसरे एमर्ज्ड मार्केट्स, डेवलप्ड मार्केट्स, काफी रिलेटिवली हम पुअर थे। 9.36% की कैलेंडर ईयर की परफॉर्मेंस थी, विच वाज द वर्स्ट। आप कॉस्पी देख लें 71%, शंघाई कॉम्पोजिट देख लें 18.26, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम सबसे नीचे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और मेरा ये मानना है जब उम्मीदें सबसे कम होती हैं तभी संभावना सबसे ज्यादा होती है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द कैलेंडर ईयर 26 फॉर निफ्टी एंड ब्रॉडर मार्केट भी। अब बहुत बुलिश का अर्थात अलग अलग हो सकता है। बहुत बुलिश का ये मतलब है मीडियन रिटर्न से ज्यादा मिलना को मैं बहुत बुलिश कहता हूँ। गया वो जमाना जहां बुलिश मतलब 30% कंपाउंडेड रिटर्न आ जाए। 14-15% की निफ्टी पे रिटर्न मिलना आई थिंक इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कैलेंडर ईयर। चलिए, तो ये इस समय एक मीन रिवर्जन प्ले आउट होगा। लीडर्स क्या होंगे इस मार्केट की रैली के आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से लीडर्स वो होंगे, अगेन वापस मीन रिवर्जन की थियरी दूं तो लास्ट ईयर कौन से सेक्टर्स बहुत ज्यादा चले थे,
उसमें आपका मन करेगा रीसेंसी बायस में और उसमें बना रहूं और खरीदूं, बट उल्टा ही होता है। डिफेंस 45%, निफ्टी डिफेंस डिड 45%। मैं डिफेंस में बुलिश नहीं हूं क्योंकि बहुत सारी फ्यूचर अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। आप देखें बैंकिंग एबीसी कह रहा था, ऑटो 21% लास्ट ईयर किया, तो उसमें भी अभी भी रुझान है। पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि उनकी जो एसेट क्वालिटीज हैं, आरओईज हैं, बहुत अच्छी डेकेड हाइज पे हैं। वो एक बहुत अच्छा सेक्टर रहेगा। कंजम्पशन नहीं चला है, ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं चला है, तो इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग गुड सेक्टर। तो एबीसी रहेगा और डिफेंस से दूर रहना मेरे हिसाब से मुनासिब है क्योंकि निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने की संभावना है ना 3 ईयर बेसिस, अगर आप डिफेंस निफ्टी डिफेंस इंडिया डिफेंस को होल्ड करते हैं। ओके फिरोज, हाय वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। फिरोज, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि एक अंडर परफॉर्मेंस के एक साल के बाद आप 2026 में एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रखते हैं, एक रीजनेबल रिटर्न्स। बट एक ऐसा साल जो बीता जिसमें कमोडिटीज़ ने डोमिनेट किया, गोल्ड सिल्वर, कॉपर को देखिए, आप प्लैटिनम को देखिए, एंड सडनली इस साल के शुरू होते ही एक ऐसी घटना घटी जिसने फिर प्रीशियस मेटल्स को, फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स को एक हवा दे दी। ऐसे में आपका अभी भी पोर्टफोलियो में मेटल्स को, कमोडिटीज़ को कितना स्पेस देने का मन है? सेंस क्या कहता है आपका? वीरेंद्र सर, मेरा जैसे आपने कहा ना, प्रेशियस मेटल्स हैव डन वेल, हार्ड मेटल्स हैव डन वेरी वेल लास्ट ईयर। अब मेरे हिसाब से उसमें देखिए फंडामेंटल, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स रिप्लेस भी हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ यूसेज, बिकॉज प्रॉपर्टी सेम थी कॉपर की, तो कॉपर भी चल गया। अब सिल्वर के साथ कॉपर चल रहा है बिकॉज 2.5 लाख रुपए सिल्वर इंडियन रुपीज में, अगर आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 3-4 डॉलर का तो आर्बिट्राज चल रहा है बिटवीन इंडियन रुपी एंड ग्लोबल प्राइस। इंडियन रुपीज में सिल्वर ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ ट्रॉय आउंस देन इट इज। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर डिमांड सप्लाई के आधार पे वैल्यू स्टोर के हिसाब से क्रिप्टो चल सकते हैं जिसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, काला धन इधर उधर करने का काम आया है आज तक क्रिप्टो, तो उसकी अगर वैल्यू हो सकती है तो ऑफ कोर्स मेटल्स की हो सकती है, बट फंडामेंटली उसको इवेलुएट करना थोड़ा कठिन है। बट रहा सवाल कमिंग बैक, इक्विटीज वापस डोमिनेट करेंगे, मेरा ये मानना है। और प्रेशियस मेटल में मैं गोल्ड को अलग देखता हूं, दूसरे मेटल्स इतने वॉलेटाइल हैं सर, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन, आप सिल्वर की स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर विक्स कैलकुलेट करो आप 97 की विक्स है, 97 की विक्स है। कोई सिल्वर की विक्स का इंडेक्स पता नहीं पब्लिश होता है नहीं होता है, बट ब्लैक शोल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी वॉलेटाइल इंडेक्स को मैं गोल्ड से कंपेयर नहीं करूंगा। गोल्ड एक टेस्टेड एसेट क्लास है, अगर आपके पास डेट है तो गोल्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, बट स्टैगर करके करें, आधा आपका डेट का पैसा गोल्ड में रह सकता है। ये मेरा मानना है। सिल्वर को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करें, ईटीएफ्स को भी यूज ना करें। ऐसा बहुत होता है कि ईटीएफ्स प्रीमियम में होते हैं, एक नाम निवेशक को कैलकुलेट करना भी नहीं आता कि प्रीमियम पे है डिस्काउंट पे है स्पॉट मार्केट से या फिर फ्यूचर्स मार्केट से। तो मैंने काफी सारे मेरे निवेशक हैं जिन्होंने 20-30 करोड़ के सिल्वर खरीदे, ईटीएफ ना खरीद के फ्यूचर्स खरीदवाया मैंने। 15-20% का अंतर था परफॉर्मेंस का बिटवीन बाय एंड सेल। सो ETFs भी आर मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल बिलीव। सो कमिंग बैक, क्यों मैं इक्विटीज पे बुलिश हूं? एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा, सब लोग देखते हैं कि FII का आउटफ्लो हुआ है, 1,55,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, 1,55,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है लास्ट ईयर, हाईएस्ट एवर। और इनफ्लो आया 7.5 लाख करोड़, मतलब सिर्फ 20% FII ले जा पाया है। उसके 2 साल रिवाइंड करते हैं, कैलेंडर ईयर 22 में भी FII ने कुछ करीब कम नहीं बेचा था, 1,21,000 करोड़ बेचे थे, 1,21,000। बट उस साल DII ने सिर्फ 3 लाख करोड़ खरीदे थे, तो 3 लाख करोड़ की परचेस वो स्टिल 40% आउटफ्लो था। अब आउटफ्लो बढ़ गया, बट फिर भी 20% की आउटफ्लो है। इफ यू सी द percentage of FII outflow as a percentage of DII inflow has been the least. So पैसा निकल रहा है, बट डोमेस्टिक का पैसा मार्केट को बॉयंट रखेगा। जैसे कल भी टॉप स्टॉक 5% डाउन हो, बट निफ्टी सिर्फ 3.3% डाउन थी कल। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रॉडर मार्केट बाइंग एज वेल। अच्छा, फिर एक और चीज, अभी सेफ, सिक्योर और एक रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको फ्रंट लाइन में लार्ज कैप्स में ज़्यादा है या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप में? आपका जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इस बार,
उसमें आप लार्ज कैप को कितना स्पेस दे रहे हैं, मिड कैप को कितना स्पेस दे रहे हैं? मेरे हिसाब से लार्ज कैप में आज भी आप टॉप डाउन भी जा सकते हैं, बट मिड कैप में भी आप टॉप डाउन जा सकते हैं। स्मॉल कैप में बॉटम में बहुत अपॉर्चुनिटी है। वो मैं क्या कहना चाहता हूं, सो लार्ज कैप ब्रॉडर अगर आप इंडेक्स लेवल पे भी खरीदेंगे तो पैसा बन सकता है। मिड कैप में तो पैसा बनने की अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि है ही 150 मिड कैप स्टॉक। सब इंस्टीट्यूशंस उसी को खरीदना पड़ रहा है उनको। लार्ज कैप वाला भी खरीद रहा है, मिड कैप वाला भी खरीद रहा है, मल्टी कैप वाला भी खरीद रहा है, फ्लेक्सी कैप वाला भी खरीद रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनफ्लक्स। $1 ट्रिलियन की मार्केट फ्री फ्लोट है, मार्केट कैप है। तो मिड कैप भी टॉप डाउन कर सकते हैं, बट स्मॉल कैप में मैं इसको एनालाइज करता हूं कि किसकी एफआई ओनरशिप सबसे कम हुई है। अगर आप 250 स्टॉकों को अरेंज करोगे, एफआई ओनरशिप किसकी खत्म सी हो गई है, साल भर में क्या चेंज हुआ है, और कौन सा डोमेस्टिक फंड मैनेजर खरीद रहा है। टॉप 10 फंड मैनेजर जिसको खरीद रहे हैं, वो स्टॉक्स जो हैं वो बॉटम आउट हो चुके हैं। तो वो देखना कि आप साल भर में एफआई की ओनरशिप कितनी चेंज हुई दिसंबर टू दिसंबर। फिर आपको ये देखना है कि टॉप 10 फंड मैनेजर्स जो इंडिया के पैसे मैनेज करते हैं, अगर उस स्टॉक में 1 या 2 टॉप फंड मैनेजर्स परचेजिंग कर रहे हैं जनवरी की फैक्ट शीट में, तो उस पर आप आराम से एनएसई स्मॉल कैप 250 को 5-7% से इस रणनीति पे आप बीट कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट टाइम स्लाइसेस में चेक किया हुआ है हाइपोथेसिस। अच्छा, अब अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है फिरोज जी। एक तो अर्निंग सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है, और इन पर्टिकुलर आईटी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अनुज सर, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी निफ्टी की अर्निंग्स की, कुल मिला के ऑलमोस्ट अबाउट 1100 की, वो होती दिख रही है। और जो 6% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है Q2 की, उससे अच्छा आएगा Q3 का अर्निंग। फर्स्ट क्वार्टर में 11% की अर्निंग्स ग्रोथ आई, सेकेंड क्वार्टर में 6.2 आई, थर्ड क्वार्टर में 11-12% की अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी कंपनीज की आने की उम्मीद है। रहा सवाल आईटी का, मेरे हिसाब से अगर आप आईटी की आप देखते हैं, निफ्टी आईटी में ऑलमोस्ट अबाउट 10 स्टॉक हैं, उसकी फ्री फ्लोट 46% है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अर्निंग्स में इस साल अब तक अर्निंग्स जो है वो सिर्फ 10.3% रही है। आई थिंक वो फिर भी पैट ग्रोथ आईटी जैसे लार्ज स्टॉक्स डोमिनेटेड में काफी ज्यादा होती है, बट आई थिंक स्टिल आई वुड से 8-9% से ज्यादा की अर्निंग ग्रोथ लास्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में आने की उम्मीद, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। अच्छा फिरोज, अभी आप एक सेगमेंट है दैट्स कॉल्ड कैपिटल मार्केट थीम, एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं आपके, जैसे कि आप इक्विटी में इस बार अच्छा पैसा बनने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं फिरोज, इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है? आप खुद इस इंडस्ट्री से हैं, आपको लग क्या रहा है क्लाइंट से इंटरेक्शन करने के बाद, उनके वॉल्यूम्स, उनका पैसे डालने का क्रम, कैपिटल मार्केट थीम के लिए वर्ष कैसा लग रहा है आपको? कैपिटल मार्केट थीम मुझे पसंद है। ऑफ कोर्स मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, मेरी खुद की कंपनी उस 15 स्टॉकों में है जो इंडेक्स आप फ्लैश कर रहे हैं, 3-4% की वेट है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की। आफ्टर हैविंग सेड विच, मेरे हिसाब से काफी अच्छा कोरिलेशन है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं ब्रेक करूं, एक्सचेंजेस, एएमसीज, डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे हिसाब से एएमसीज एक बहुत अच्छी प्रॉक्सी है कैपिटल मार्केट थीम को खेलने की। वेल्थ मैनेजमेंट इज नॉट वेरी ब्रॉड, बहुत सारी स्टॉक्स नहीं है, उसमें 2-3 स्टॉक ही हैं। एक्सचेंजेस भी ऑलरेडी रन अप कर चुके हैं। मेरे हिसाब से जो डेरिवेटिव की वॉल्यूम्स की जो क्लैम्प डाउन आ रही है सेबी से, जैसे लॉन्ग पोजीशंस को क्लैम्प डाउन कर दिया ऑप्शंस मार्केट में, तो एक्सचेंजेस ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर चुकी हैं अर्निंग्स ग्रोथ को। तो एएमसीज जो है वो टॉप 5 एएमसीज पहले लिस्टेड नहीं होती थी, एसबीआई भी करने की सोच रहा है, एचडीएफसी तो है ही, आईसीआईसीआई है, बिरला है एंड निपॉन है। टॉप 5 एएमसीज लिस्ट होना एक वेरी वेल रिप्रेजेंटेड लिस्टेड स्पेस है। तो एएमसी एक बहुत अच्छी प्रॉक्सी है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स 3-4-5 इयर्स पर्सपेक्टिव से निफ्टी को 3-4% से कंपाउंडेड बीट करने की क्षमता रखता है। एएमसीज इन दैट इज द बेस्ट प्रॉक्सी टू पे द कैपिटल मार्केट थीम। एएमसीज बेस्ट प्रॉक्सी। चलिए फिरोज, बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, क्लास पे और स्पेशली कमोडिटीज़ में अपना टीका आपने जाहिर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, एक काम करते हैं इंडेक्स की अप्रोच पे। अनुज, फिर निफ्टी ने और निफ्टी बैंक ने, निफ्टी ने 20 डेमा छुआ, निफ्टी बैंक ने 10 डेमा, दोनों ने वही रिवर्सल दिया। मतलब बाजार अभी भी क्रैक होने के मूड में नहीं है, अभी भी लोअर ट्रैजेक्टरीज को रिस्पेक्ट देता हूँ। अनुज, कल के लिए व्यू और क्या करें यहाँ पर? बिल्कुल वीरो, जैसा आपने बोला, किसी भी एंगल से क्लोजिंग ख़राब नहीं है, और
इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग होगा अगर निफ्टी ग्रीन में भी आ जाए तो व्हाई नॉट। सिर्फ 0.1% तो नीचे रह गया है और कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि ये रिकवरी अच्छी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। इनफैक्ट निफ्टी में हम ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की रिकवरी है ये, और बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की रिकवरी है। देखिए 59,800 को डिसाइसिवली नहीं तोड़ा बैंक निफ्टी ने, 40 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ा मामला नहीं होता है। तो जब तक निफ्टी, हम एक दिन और देंगे इसको क्योंकि 20 डे डिफेंड किया है दोनों ने, निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी ने भी, और एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, क्लोजिंग ठीक ठाक हो रही है, मार्केट ब्रेड ठीक ठाक है। तो इसके लिए इसे एक दिन और देंगे कल, और फिर पता चलेगा कि ये रिकवरी कितनी सस्टेनेबल है। जब तक 26,100 के ऊपर निफ्टी है और 59,800 के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक नज़रिया जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। और एक बार मिड कैप मार्केट देखिए और एडवांस डिक्लाइन देखिए, ये ख़राब मार्केट बिल्कुल नहीं है। इस तरीके की एडवांस डिक्लाइन नहीं होती है ख़राब मार्केट में। ख़राब मार्केट में बहुत बेकार एडवांस डिक्लाइन होती है, तो उस हिसाब से ख़राब इसे शायद हम बिल्कुल ना कहें। चलिए एक काम करते हैं वीरू, BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं। चंदन जी बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए मैं फोकस करूंगा VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और कहीं ना कहीं सिलेक्टिव FMCG और इन सब कंजम्पशन वाले काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट बनी है। इसका जो एक मेजर हर्डल था वो लगभग 498-500 के आसपास था, वो डिसाइसिवली आज पार हुआ है, तो मोमेंटम बना है। खरीदारी की सलाह रहेगी 498, 498 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 528 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके वरुण बेवरेजेस 510 पे आपका बाय कॉल है। मानस आपका ट्रेड? देखिए मनापुरम में अभी रिकमेंडेशन मैंने ऑप्शन में दिया था, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग आ रही है उसको देख के लग रहा है कि BTST की तरह भी मनापुरम के फ्यूचर में एक ट्रेड लिया जा सकता है। 314 के स्टॉप लॉस से मनापुरम का फ्यूचर खरीदेंगे, 330 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अब सर आपका ट्रेड? मुझे ध्यान है टाटा केमिकल पर, अच्छा ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा 783 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 776 रुपीज, मतलब 4 और 3 7 रुपए। टारगेट नियर टर्म 800 पॉसिबल है टाटा केमिकल। ओके टाटा कैम 784 पे बहुत दिनों बाद केमिकल की तेजी में पार्टिसिपेट किया है। एक भाग अगर आप देखें आपको नजर आएगा टाटा केमिकल का, दैट्स गुड 784 पे। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए मेरी नजर है ABB लिमिटेड के चार्ट के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था करीबन 5,270 से 5,300, इसको सरपास किया है इसने और 5,325 पे चल रहा है। 5,300 के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 5,290 का, और लॉन्ग लेके जाएंगे 5,400 प्लस के टारगेट के लिए ABB लिमिटेड। 5,400 प्लस के टारगेट ABB के लिए। आशीष जी आपकी ट्रेड कल के लिए? देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर IT में, जैसे पहले भी बात हुई है, मेरा आज सारे रुझान ज्यादातर IT में ही ध्यान है, और परसिस्टेंट सिस्टम्स में अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ आज के दिन में, अच्छा रुझान दिखाया है। ये कंटिन्यूड रहना चाहिए कल के दिन में भी। तो ऊपर में जो टारगेट है वो 6,880 के है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 6,320 का। ओके चलिए अब यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज अगर हम देखें तो दो स्टॉक जो डीलिंग रूम्स के रेडार पे, उनमें सबसे पहले है इरेडा। काफ़ी सारे HNIs आप देखेंगे तो PSU NBFCs में खरीदारी कर रहे हैं, PFC RAC, और अब इरेडा के काउंटर में भी काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स बन रहे हैं। इनफैक्ट आज ओपन इंटरेस्ट 8% ऊपर है और डीलर्स या BTST की स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रहे हैं 147 के शुरुआती टारगेट्स के, और पोजिशनली उनको काउंटर में लगता है कि 10-15% के भी मूव्स आ सकते हैं। और आखिर में CDSL, ये भी काउंटर है जहाँ आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। FIIs की बाइंग भी है थोड़ी बहुत, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ 1500-1515 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। चलिए शुक्रिया यतिन। तो ये एक डीलिंग रूम चेक आपके लिए, दो स्टॉक्स जहाँ पर डीलर्स की पॉजिटिव राय है, CDSL और इरीडा। बीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। बीरू ठीक नजर आ रही है अनुज, और ये आखिरी का जो 1 घंटे का पुल बैक था, इसने अगर आप देखें इस थोड़ा डैमेज को कंट्रोल किया। आपके स्क्रीन पे इवनली पॉइज्ड, बिल्कुल बटी हुई है। अगर आप देखें बराबर ठीक 77 लॉन्ग, 84 शॉर्ट, 33 में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग 18 में। हालांकि प्रॉफिट्स और कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी थी वो कम थी, दैट्स गुड। कल के पर्सपेक्टिव से स्पेशली जब 10 डेमा और 20 डेमा को निफ्टी बैंक होल्ड कर रहे हैं। लॉन्ग्स कहाँ पे विजिबल था? आज IT का दिन था जनाब। टाटा एलेक्सी, टाटा टेक को देखिए, IEX ने कल के अपने मूवमेंट को अब बरकरार रखा।
याद रखिएगा ये क्लोज IX का जो आ रहा है वो है 4.5% ऊपर एंड अबव 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्टेंट मिड कैप IT में और कल्याण ये पूरी की पूरी अगर आप देखें जेम्स एंड ज्वेलरी की थीम क्वार्टरली अपडेट के बाद सुपर 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 मूव देखे गई आज। बाकी IT में शॉर्ट कवरिंग थी KPIT टेक में, एवेन्यू सुपरमार्ट है, डेड कैट बाउंस, सोलार इंडस्ट्रीज का जो मूव था काफ़ी काबिल तारीफ था, हमने क्लोजिंग में मार्क भी किया। याद रखिएगा आज अपने सारे एवरेजेस को टेस्ट करके क्लोज हो रहा है और एक्कर फाइनेंशियल्स MCX ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। मिड कैप IT के आज जलवे थे, क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग। सिप्ला कोलैप्स था, कंप्लीट कोलैप्स था, लेकिन उससे भी ज़्यादा रोचक था मारुति का कोलैप्स। हालांकि मारुति ने एक बात मैं आपको कहूँगा कि 20 डेमा को इंटरनेट वायलेट किया लेकिन सिक्योर कर लिया उसको। प्रेस्टीज स्टेट्स, ICC लोम्बार्ड, हिंदुस्तान सिंह की कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ, बट मारुति इटसेल्फ इज अ हॉरर शो फॉर द डे। थोड़ा सा खराब लग रहा है इसका गिरने का अंदाज। NBCC, टाटा स्टील, वोडाफोन आइडिया, ONGC, चोला ये कुछ काउंटर्स थे जो कि फाइनली आज लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट होते नजर आए। मैं अब पॉसिबली अगर आप देखें एक स्टॉक का चेक ले रहा हूँ यहाँ पे, पिछले 2 दिन में काफ़ी सारे लॉन्ग्स लोडेड थे यहाँ पर, बट आज ये कोलैप्स हुआ। SBI कार्ड्स, एक बार SBI कार्ड्स को देखेंगे आप चंदन, मोमेंटम कोलैप्स हुआ है इसका या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी वो ब्रेकआउट है वो इंटैक्ट है? देखिए SBI कार्ड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक ब्रेकआउट हुआ था, बट अगेन आज इनसाइड बार बना है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ने तो ऊपर साइड निकला ने नीचे लिखा, तो जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, बट यस मोमेंटम थोड़ा स्लो हुआ है। मेरे हिसाब से 869 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, बट ऊपर में हर्डल है वो 905 910 के आसपास बन रहे हैं, तो अटक चुका है, बट अभी भी मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ओके, मेजर ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं। इन्फो एज ने दिसंबर 2025 के लिए जॉब्स पीक इंडेक्स के आंकड़े जारी किए हैं, इसमें क्या खास है ये विनय से जानते हैं। विनय बताइए, और साथ ही अपडेट भी कैसे रहे ये भी बताइएगा। बिल्कुल, तो इन्फो एज आज स्टॉक फोकस में है। कपल ऑफ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। पहले तो नौकरी जॉब स्पीक्स डेटा जो आता है जो हायरिंग ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करता है, तो पहले वहाँ पे जो वाइट कॉलरिंग हायरिंग है फॉर द एंड ऑफ 2025 या दिसंबर मंथ के लिए वहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिख रही है। डबल डिजिट ग्रोथ वहाँ पे कंटिन्यू है, 13% ग्रोथ है दिसंबर के मंथ में, और ओवरऑल अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में 9% ग्रोथ दिख रही है वाइट कॉलर हायरिंग में। इंश्योरेंस सेक्टर वहाँ पे ग्रोथ अच्छी दिखी थी, हायरिंग में 34% ग्रोथ है, और वहाँ पे फ्रेश हायरिंग की ग्रोथ देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में 57% ग्रोथ है, ये मंथ ऑफ दिसंबर के लिए है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 29% ग्रोथ वहाँ पे है, मेनली लेड बाय मुंबई एज वेल एज दिल्ली NCR रीजन। एंड ओवरऑल हायरिंग ट्रेंड्स के चार्ट देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ लास्ट नवंबर और दिसंबर में के महीने में रही है, उसके पहले अक्टूबर में थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ थी, तो वापस ये डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रह रही है हायरिंग ट्रेंड्स में। IT हायरिंग ट्रेंड्स अ बिट म्यूटेड इन दिसंबर 2025, 8% ग्रोथ है वर्सेस नवंबर 2025 में 14% ग्रोथ थी, तो वहाँ से थोड़ी कम दिख रही है ग्रोथ, बट ओवरऑल डिसेंट ट्रेंड्स है वर्सेस जो पास्ट 2025 के अर्ली स्टार्टिंग में देखे थे उससे तो बेटर ही ट्रेंड है, क्योंकि तभी IT हायरिंग ट्रेंड्स नेगेटिव थे, पर थ्रू द ईयर 2025 थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है और 8% ग्रोथ पे दिसंबर की हायरिंग ट्रेंड्स थी IT के लिए। BFSI हायरिंग ट्रेंड्स वापस नेगेटिव हो चुकी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बन जाता है कि BFSI जो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ पे हायरिंग ट्रेंड्स -7% पे थी दिसंबर 2025 पे। बट उसके अलावा जो आए हैं अपडेट्स Q3 FY26 के लिए फॉर इन्फो एज, तो वहाँ पे देखिए स्टैंड अलोन बिलिंग्स उसकी ग्रोथ है 11%, रिक्रूटमेंट सोल्यूशन सेगमेंट 11% ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली, 99 एकर्स जो है रियल एस्टेट साइड ऑफ द बिजनेस वहाँ पे ये भी ग्रोथ अराउंड 15% की दिख रही है, और अदर बिजनेसेस में अराउंड 14% की ग्रोथ। तो ऑल इन ऑल Q3 FY26 का जो इन्फो एज का सेपरेट अपडेट आया हुआ है वहाँ पे अच्छी अपडेट, डिसेंट अपडेट है, नो कंप्लेनिंग ऑन दैट फ्रंट, डबल डिजिट ग्रोथ है स्टैंड अलोन बिलिंग्स में। तो ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से आज इन्फो एज फोकस में है। शुक्रिया विनय आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हालांकि याद रखिएगा इन्फो एज के इटसेल्फ अगर आप देखें क्वार्टरली अपडेट्स हैं, लेकिन ये स्टॉक बहुत ठंडा है, याद रखिएगा अभी भी उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को 1390 को 1400 को पार करने को राजी नहीं है, तो मैं यहाँ पे किसी टेक चेक से बचूंगा। बट टुवर्ड्स क्लोज निफ्टी में जो पुल बैक आया उसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं किन किन स्टॉक्स की भूमिका थी। देखिए जहाँ पे कोलैप्स हुए सिप्ला, मारुति, जिसमें कोलैप्स हुआ HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज L&T ने अपना बिहेवियर, वो अपना कंट्रोल डिप का बिहेवियर उसको मेंटेन किया, अपने कंट्रोल डिप और डिप के बाद 20 डेमा से आने वाली बाइंग के बिहेवियर को कंटिन्यू किया। आशीष कयाल जी आपका टेक क्या है? 4156 पे ये क्लोज होने जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और ऑलमोस्ट क्लोजिंग इट्स
आई मीन इट्स ऑल टाइम हाई। आपका टेक क्या एलएनटी पे? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो आप एलएनटी की बात करें या बेल की बात करें, दोनों ही स्टॉक्स ने काफी शानदार प्रदर्शन दिया है। और एलएनटी ने तो अगर आप देखेंगे पूरे 2026 की शुरुआत से वापस से ट्रेंड ऊपर का रुझान शुरू कर दिया है पिछले 4-5 दिनों में। तो ओवरऑल ऊपर में जो टारगेट है इस स्टॉक में करीबन 4250 के देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और नीचे में जो आज का लो बना है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है 4100 के आसपास। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इसने पिछले 6 से 7 दिन में कोई भी क्लोज जो है वो प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया, जिससे पता चलता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है। इसने लो ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इसने प्रीवियस लो के नीचे अभी भी क्लोज 7 दिनों में नहीं किया। चलिए, मीनवाइल आज का स्टॉक ऑफ द डे है टाटा एलेक्सी। एफएनओ का टॉप गेनर 9% के गेन के साथ ये इस समय क्लोज होता हुआ टाटा एलेक्सी। मानस जी, टाटा एलेक्सी अगर किसी के पास है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? निपटा के जाएं या कैरी करें इसे? ये कैरी करेंगे क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज ब्रेक रीच हुए हैं। मेरा समझना ये है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 6200 रुपए के आसपास का होगा। तो 400 रुपए की रैली यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लें। आई थिंक अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 5650 कर लेना चाहिए। टारगेट करीब 6200 रुपए के आप सेट करके चल सकते हैं स्टॉक। मीनवाइल एक बार स्टॉक दिखाइए जरा, एक बार लेमन ट्री का, क्योंकि जो हमारे सिस्टर चैनल है उस पर अभी अभी एक स्टोरी ब्रेक हुई है कि वाबक पिंकर्स शायद एपीजी स्ट्रेटेजिक पूल का स्टेक एक्वायर करे लेमन ट्री में करीब 15% उनका स्टेक है, और ये शायद यहाँ पर एक्वायर हो 4.44%। और वॉबक पहले एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर था लेमन ट्री में, और उसके बाद उन्होंने एग्जिट किया था 2019 में। लेकिन इसका चार्ट रखेंगे जरा लंबा लेमन ट्री का। आई थिंक 4 या 5 साल पहले लिस्टिंग हुई थी इसकी शायद, जहाँ तक मेरी मेमोरी सही है। तो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था इस स्टॉक ने, और उसके बाद इनिशियली और उसके बाद इसमें एक मैसिव री रेटिंग आई थी। और जैसा कि पूरे होटल स्पेस में 2020 से 24 के बीच में वो री रेटिंग आई थी। उससे पहले इसमें काफ़ी पेन था, लेकिन उसके बाद वन वे री रेटिंग थी। करीब 2.6 टाइम्स ये स्टॉक भागा था यहाँ पर। राजेश जी, लेमन ट्री का चार्ट देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट तो काफ़ी शानदार है, बट शॉर्ट टर्म में क्या व्यू रहेगा? जी देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में भी इनफैक्ट आज की बात करें तो आज तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है, लेकिन ये ओवरसोल्ड रैली आप पुल बैक कह सकते हैं। लेकिन वीकली चार्ट देखने से लगता है कि यहाँ पे अभी भी कोई ट्रेड में कोई इफेक्ट ऐसा डेंट नहीं लगता। मुझे लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी 170 इसका एक रेजिस्टेंस है, 165 170। ये रेजिस्टेंस पास होता है तो फिर से ये ताकत दिखाएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन में है, प्रोबेबली 160 ऑन अ हायर साइड एंड 145 ऑन अ लोअर साइड। इसी रेंज में थोड़ा एक्यूमुलेट होगा और इवेंचुअली ये चलेगा। तो काउंटर ठीक है, अगर पोजीशन है तो होल्ड रख सकते हैं। पोजीशन है तो होल्ड करिए लेमन ट्री। आज हालांकि याद रखिएगा होटल्स के लिए मोटे तौर पे ये दिन खराब रहा, इंडियन होटल्स, और इवन फॉर दैट मैटर अगर आप आईटीसी होटल्स को देखें वो भी बैकफुट पे है। हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्लोजिंग के वक्त अगर आप कुछ स्टॉक्स का एक्शन देखें जो थोड़ा सा कल के पर्सपेक्टिव से आपको टोज पे रखेगा। टुवर्ड्स क्लोज जिन काउंटर्स में अच्छे मूव आ रहे हैं, एक बार लेके आइएगा आप प्लीज़ जरा बजाज ऑटो। स्क्रीन पर मेरे जिन स्टॉक्स पे वाइल्ड ओवाई एडिशंस के, और ये देखिए हम इस सीरीज़ में टू व्हीलर स्पेस में बेस्ट रोलोवर्स के साथ आए थे। ऑटो में बेस्ट रोलोवर्स के साथ टू व्हीलर स्पेस में मुझे याद है वो लिस्ट जो हमने पहले दिन डिस्कस की थी, बजाज ऑटो सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर। और क्या ब्रेकआउट आया, और दिसंबर के अपने सुपर मूव के बाद अब ऑलमोस्ट अब ये आप ये समझिएगा नवंबर 24 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लियर कट ब्रेकआउट। मानस 10,000 क्रॉस लग रहा है इस बार। देखिए 10,200 ये टारगेट होने चाहिए बजाज ऑटो के लिए। अगर आप वीकली और मंथली चार्ट भी देखेंगे तो वहां पर भी ब्रेकआउट है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप 10,200 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को रिवाइज करें, 9600 पे अब आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है। बजाज ऑटो ही नहीं, आयशर मोटर्स भी देखिए एक बार जरा। एक्चुअली यहाँ पर भी अच्छी रैली आपको इस समय देखने को मिलेगी। आयशर मोटर्स ये भी डे हाई पर आया,
और एक काउंटर लेकर आई है सेल। कल काफ़ी इंटरेस्टिंग था सेल, क्योंकि अच्छे अपडेट के बावजूद स्टॉक गिरा क्योंकि शायद बैन में था, लेकिन आज शायद थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है सेल में। ट्रेड नहीं लूँगा इस पर कोई भी, क्योंकि ये बैन में है। इसके लिए वरुण बेवरेजेस, आई थिंक चंदन ने पिक किया था वरुण बेवरेजेस। एक बार वरुण बेवरेजेस वापस दिखाइएगा जरा स्टॉक। ये देखिए क्या आखिरी के मिनटों में मोमेंटम यहाँ पर ज़बरदस्त आ रहा है। राजेश जी, वरुण बेवरेजेस आपके रेडार पर आया क्या? आया था लेकिन चंदन ने दे दिया। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे 500 के ऊपर, मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। सो मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पे पोजीशन जो है वो लॉन्ग साइड के लेके जाने चाहिए। लॉन्ग बिल्टअप भी है, पोजीशन लॉन्ग साइड की ही बनी है। 30 का इसका BTST का टारगेट होगा, तो स्टॉप लॉस जो रखना है वो फिलहाल 500 का रखें। हो गई स्टॉक्स पे चर्चा पूरी। अब समापन समारोह की तरफ चलते हैं जनाब। निफ्टी ने बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग की तरफ देखे जा रहा है ये 20 डेमा का लो लगाने के बाद, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 10 डेमा का लो लगाने के बाद। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया आप वीरू। चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। और मार्केट में देखिए निफ्टी 30 पॉइंट नीचे था, लेकिन रिकवरी थी शानदार। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर था निफ्टी आईटी। 2% मजबूत निफ्टी आईटी था आज। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज शानदार आउट परफॉर्मेंस थी। मिड कैप 0.5% ऊपर था, स्मॉल कैप 1/3% ऊपर था। और एडवांस डिक्लाइन ये देखिए 1473 1474, इससे ज़्यादा 1:1 हो नहीं सकता मार्केट में एक्चुअली एडवांस डिक्लाइन। अब आते हैं सेक्टोरल। अब क्योंकि निफ्टी डाउन था तो हम लूजर से शुरुआत करेंगे वैसे, लेकिन उसमें सबसे ऊपर निफ्टी ऑटो। आई थिंक ये मारुति का इम्पैक्ट था पूरा 3/4% निफ्टी ऑटो नीचे था। ऑयल एंड गैस यहाँ पर गिरावट थी। रियल्टी करीब 0.5% नीचे। PSU बैंक में गिरावट आज आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी। फिनेंशियल्स में गिरावट थी और निफ्टी एनर्जी यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट थी। अब आते हैं गेनर्स पर। गेनर्स में सबसे ऊपर आईटी था आज 2% ऊपर। इसके अलावा कैपिटल मार्केट ये 1% ऊपर, ये थीम अच्छी चली। डिफेंस थीम ठीक ठाक चली। फार्मा में अच्छा मोमेंटम था। आज हमने ChatGPT में भी बात की थी फार्मा इंडेक्स की, और कैपिटल गुड्स इंडेक्स ये भी ठीक ठाक चला। निफ्टी लूजर्स में आते हैं और सबसे ऊपर सिप्ला 4% नीचे, और उसके तुरंत बाद मारुति करीब 3% नीचे। पावर ग्रिड, मैक्स हेल्थ केयर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं हम आज के निफ्टी गेनर्स में, और इसमें सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा टाइटन वाकई में टाइटन के जैसा काम कर रहा है। 4% ऊपर। HCL टेक 2.25%, विप्रो 2%, जियो फाइनेंशियल 0.25%, इन्फोसिस 0.2% और टेक महिंद्रा करीब 1.5% से थोड़ा ज़्यादा। तो कुल मिलाकर एक अच्छी क्लोज मार्केट की, अच्छी इन कॉन्टेक्स्ट जहां हम थे आज मिड डे उसके हिसाब से, और ख़ासतौर से जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट ने आउट परफॉर्म किया। ये एडजस्टेड क्लोज 26,140 के करीब आनी चाहिए। बीरू बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर आप देखें संघर्ष जारी रहा निफ्टी बैंक का, और ब्रेथ हालांकि याद रखिएगा बाजार की थी वो थोड़ा थैंक्स टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो ठीक ठाक बनी रही। बाकी सारे संकेत समीकरण जो हैं उनको लेकर कल सुबह एक बार फिर से अनुज, मैं, आशीष सभी लोग मौजूद होंगे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। कल फिर होगी मुलाकात गुरुवार के दिन सुबह। तब तक के लिए नमस्कार।